बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे। एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं अरमला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपका दिन अच्छा गुजरे और उसके साथ साथ इस भी उम्मीद के साथ कि आपका वीक अच्छा गुजरा है। आपको एक बार फिर हम खुश आमदीद कहते हैं और आज के दिन के लिए भी हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि अल्लाह करे आज का दिन आपकी मंशा के मुताबिक गुजरे, आपके लिए अच्छा हो, रहमतों और बरकतों भरा हो। और इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, जुम्मे को ये बताना ज़रूरी होता है कि आज के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत फजीलत है। कोशिश कीजिए अगर आप फारिग औकात में पढ़ते रहें तो अच्छा होगा। खैर जी, मुल्क की सियासी सूरत हाल के अंदर ऑफ एंड ऑन हम बात तो करते रहते हैं। यूजुअली वी जस्ट ट्राई टू स्टार्ट आवर शो विद सम लाइटर काइंड ऑफ स्टोरीज, बट रात को जो लोग जाग रहे थे, आई वाज अबाउट टू स्लीप एंड देन आई गॉट अ मैसेज कि जी रात को नोटिफिकेशन जारी हो गया और डी नोटिफाई कर दिया गया पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है उसके वजीर आला साहब को। और ये अमल एक दिन पहले होना था, उम्मीद ये की जा रही थी लेकिन फिर नहीं हुआ। खबरें ये आई कि शायद रोक दिया गया है, जो वकला हैं उन्होंने रोका है गवर्नर को ऐसा करने से। लेकिन रात को एक लंबा चौड़ा लेटर निकला जो आपकी स्क्रीन पर भी है, जिसके बाद चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई किया गया और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यकीन है कि वजीर आला को अरकान असम्बली की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं है। इस नोटिफिकेशन के बाद पंजाब काबीना खत्म हो गई है और नोटिफिकेशन के मुताबिक परवेज इलाही नए कायदे ऐवान के इंतखाब तक ओहदे पर अपना काम जारी रखेंगे। वाज़ेह है कि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा था और परवेज इलाही ने मुकर्रर दिन और वक्त पर एतमाद का वोट लेने से गुरेज किया था। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का रद्द अमल भी इस नोटिफिकेशन पे सामने आया है और उन्होंने कहा है, ऐलान किया है कि गवर्नर पंजाब के इस इकदाम के खिलाफ हम अदालत में जाएंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम नोटिफिकेशन को नहीं मानते, ये गैर आईनी है। और इस हवाले से भी मजीद मुख्तलिफ रहनुमाओं की स्टेटमेंट फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी, परवेज इलाही साहब ने सेल्फ स्टेटमेंट दी, जो वकला हैं मुख्तलिफ वो भी तहरीक इंसाफ के वो भी इस हवाले से स्टेटमेंट दे रहे हैं। और कुछ सीनियर तजियाकारों का भी ये कहना है कि शायद ये गवर्नर का इकदाम अदालत इसको ऑनर ना करे और शायद ये रिवर्ट हो जाए। लेकिन दूसरी जाने फिर ये भी है ना कि अदालत अगर इसको रिवर्ट करती है तो अदालत ये कहेगी कि ठीक है वो इकदाम ठीक नहीं है लेकिन आप एतमाद का वोट तो लें, जो कि तो प्रोगेटिव है बहरहाल गवर्नर का कि वो कह सकते हैं। तो फिर इसमें नंबर्स पूरे करने 186 का नंबर पूरा करना बहुत जरूरी होगा सीएम के लिए। खैर, हम तज्जिए पे नहीं जाते, खबर हमने आपको दे दी है। तज्जिए के लिए हमारे साथ रमीज अहमद खान मौजूद है, पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, आप इनको जानते हैं, ट्रिब्यून से इनका ताल्लुक है और इनसे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि ये सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं। फॉर्मल वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए हमारे साथ। इसके साथ साथ नदीम हमारे साथ, नदीम चौधरी मौजूद है ऑन फील्ड, उनसे जरा हम ऑन ग्राउंड सिचुएशन ले लेते हैं। एज यूजुअल नदीम, हम कहते हैं कि टेम्परेचर लाहौर का 2 दिन से जूजू बढ़ रहा है, जूजू यहाँ पे धुंध बढ़ रही है, सियासी धुंध में भी इजाफा हो रहा है और पॉलिटिकल टेम्परेचर है कि वो कम होके नहीं दे रहा है। रात को ये एकदम से जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसका इस मॉर्निंग पे क्या इंपैक्ट है, ताज़ा तरीन क्या है आपके पास हमें बताने के लिए? बहुत शुक्रिया इमरान, बिल्कुल आपने हकीकत में ऐसे ठीक ही कहा कि जिस तरह से दर्जा हरारत नीचे गिर रहा है, सियासी जो टेम्परेचर है वो मुसलसल बढ़ रहा है। आज सारा दिन यकीनी तौर के ऊपर अदालती जो राहदारियां हैं उनके अंदर सियासी जमातों का वक्त गुजरेगा और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे जो सियासी मामलात हैं जो कि ईवानों के अंदर हल होने चाहिए वो अब अदालती राहदारियों के अंदर, अदालतों के कमरों के अंदर हल होंगे। रात को 12 बजे के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इसके ऊपर जो तारीख दर्ज है वो गुज़श्ता रोज की है और उसके ऊपर जो वक्त दर्ज है वो कल दोपहर 4 बजे का। ये बिल्कुल वही वक्त है 24 घंटे बाद का, जब जिससे 24 घंटे पहले वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर की जानिब से कहा गया था। कल मुस्लिम लीग नून की क़यादत का तकरीबन 12 से 13 घंटे तवील इजलास हुआ। पहले राना सनाउल्लाह ने गवर्नर पंजाब से तफसीली मुलाकात की, उसके बाद दोपहर 1 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर क़यादत राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह ताड़र, मलक अहमद खान समेत बाकी जो क़यादत है वो तमाम की तमाम सर जोड़े बैठी रही और इस एक नुक्ते के ऊपर कि डी नोटिफाई किया जाए या ना किया जाए। तो इतने तवील इजलास के बाद जिसके अंदर आईनी व कानूनी माहिरीन की जो मशावरत है उसको भी शामिल किया गया, तो उसके बाद हतमी तौर पर यह फैसला किया गया कि गवर्नर वज़ीर आला को डी नोटिफाई करेंगे और उसका जो नोटिफिकेशन है वो रात को तकरीबन 12:30 बजे जारी कर दिया गया। उसके फौरी बाद पीटीआई ने जो रद्द अमल दिया है, पीटीआई की जानिब से जो कहा गया है वो भी किसी हद तक वैलिड पॉइंट इसलिए लगते हैं कि उसमें यह कहा गया है कि आइन में ये लिखा है कि गवर्नर एतमाद का वोट लेने का वज़ीर आला को सिर्फ उस वक्त कह सकते हैं जब उन्हें बिल्कुल मुसद्दिका उनके पास ये इतलात हो, वो सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फाइड का लफ्ज़ आइन के अंदर बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि गवर्नर सेटिस्फाइड हो कि वज़ीर आला को ऐवान की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं रहा। वो जो गवर्नर ने खत लिखा था, वज़ीर आला को मरासला लिखा था, उनमें जो 3 बातें लिखी गई थी उनमें
दो बातें जो हैं वो बिल्कुल पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं, जिनमें ख्याल अहमद कासरो जिनको सूबाई वजीर बनाया गया तो इमरान खान ने उससे लाइल्मी का इजहार किया। इस पे पीटीआई वाले कहते हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसका आइन से या गवर्नर की सेटिस्फेक्शन से कुछ भी लेना देना नहीं है। और उसके साथ साथ ये कहा गया था कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि 99% अराकीन ये चाहते हैं कि असेंबली ना टूटे। तो ये ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इसका भी गवर्नर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये पीटीआई वालों का अपना मौकफ है, नून लीग वालों का अपना नदीम, मौकफ आप है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, क्योंकि रमीज भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के। रमीज, जिस तरह से अभी नदीम ने भी बताया कि नोटिफिकेशन रात 12 बजे के बाद जारी किया गया, उस पर तारीख लिखी गई और कहा गया है गवर्नर की इस नोटिफिकेशन में कि जो वजीर आला है वो एतमाद का वोट या अक्सरियत उनके साथ नहीं है। तो ये जो डी नोटिफाई करने का मामला है और अब जो तहरीक इंसाफ ने अदालत में जाने का फैसला किया, आपको लगता है कि इसमें जो कानूनी एस्पेक्ट देखा जाए तो उनको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी या लेवरेज मिल सकता है? देखिए जी, दो इसमें बुनियादी बातें हैं। एक जो रात नोटिफिकेशन निकला उसके अंदर रूल्स ऑफ प्रोसीजर का हवाला दिया गया 22/7। जो 22/7 है वो ये कहता है कि डी नोटिफाई करने के लिए अगर तो चीफ मिनिस्टर या तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से भाग रहे हो या उन्होंने ना लिया हो, इन आइदर ऑफ द केसेस ये अभी मैटर हुआ नहीं। अभी तो सारी की सारी जिम्मेदारी स्पीकर की है। और जिस तरह हमने लास्ट लेटर जो गवर्नर ने लिखा वो बुनियादी तौर पे स्पीकर को चार्जशीट किया था। तो ये किस तरह मुमकिन है कि एक लेटर में आप पहले स्पीकर को चार्जशीट कर रहे हैं और उसके बाद उसी जुर्म के पादाश में आप चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर रहे हैं? ये तो बुनियादी नुकता है। उसके साथ जो सप्लीमेंट्री चीज है जो मेरे ख्याल कोर्ट मद्देनजर रखेगी वो ये है कि ये किस तरह मुमकिन है कि आर्टिकल 130 सबसेक्शन 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको आप इतना विली इस्तेमाल कर लें। देखिए उसमें कोई टाइम फ्रेम गिवन नहीं है। एक दो चीज जो गवर्नर का प्रेरोगेटिव है वो ये है कि वो चीफ मिनिस्टर को ये भी कह सकता है जनाब आप 3 घंटे या 4 घंटे बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, उनको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर अपना वो विजडम अप्लाई 10 दिन वाला फैक्टर तो खत्म हो गया। नहीं, लेकिन उनको विजडम अप्लाई करना चाहिए था। ये विजडम इसलिए अप्लाई करना चाहिए था कि वही रूल्स ऑफ प्रोसीजर का मैं दोबारा हवाला दूंगा 1997 के जिसके तहत पंजाब असेंबली फंक्शन करती है। उसमें अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें तो उसमें मिनिमम 10 और मैक्सिमम 7 दिन का टाइम गिवन है फॉर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और वो टाइम इसलिए गिवन है ताकि अगर आपके कुछ एमपीएस बाहर हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ आउट ऑफ प्रोविंस है तो वापस आ जाए, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर लें। और अगर इसी तरह से जिस तरह से गवर्नर साहब ने ये इख्तियार अप्लाई किया है, इस तरह से तो हर सूबे का गवर्नर अगर उसकी चीफ मिनिस्टर से नहीं बनती होगी तो वो गिनने बैठ जाएगा कि अच्छा इनके बंदे यहाँ पे हैं या नहीं है। जिस तरह बंदे इधर उधर हुए उसको फौरन बोले भाई अगले दिन तुम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, ये तो तमाशा लग जाएगा। तो इस तरीके से अलाउ नहीं किया जा सकता। इसमें एक मंजूर भट्टू साहब का केस भी है जो 1997 का ही केस है, जिसके हवाले से बहरहाल गवर्नर साहब ये कहते हैं कि चूंकि उसके अंदर सस्पेंशन थी और इसके अंदर सस्पेंशन नहीं है, तो ये वाले मामले के अंदर कि वहां पे चीफ मिनिस्टर का पोर्टफोलियो क्या था, ये तब मारूजी हालात क्या थे और अब मारूजी हालात क्या हैं, ये गालबन दैट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड। क्योंकि यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है मुस्तफा इंपैक्ट केस, जिसको सारी गवर्नमेंट कोर्ट करेंगी, वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो चीफ मिनिस्टर हो, और वो ये डिक्लेयर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, वो कैबिनेट होती है। तो इस केस को चूंकि सारे कोर्ट करते हैं, इसमें कोई खदोखाल नहीं मेंशन किया जाता कि तब ये वाला मामला था या वो वाला मामला था। तो मेरा ख्याल है कोर्ट जब एक फैसला दे देती है तो वो एक लीगल जूरिस्प्रूडेंस बन जाती है। और यहां पे भी वो 10 दिन का जो विजडम है, जो टाइम है, वो दे देते तो शायद गवर्नर साहब जो है अपने एंड से ये जो इल्जाम अब लग रहा है कि गवर्नर ने अपने ऑफिस को इस्तेमाल किया है फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, वो ना लगता। तो जो जिस डर की वजह से ये इमीडिएटली किया गया है, वो डर ये था कि कहीं असेंबली ना टूट जाए, राइट? देखिए 23 को, और इन केस अगर वो 10 दिन का टाइम मिल जाता तो देन ये जो 23 जो तारीख थी, इसमें असेंबली तोड़ने का किस हद तक एहतमाल मौजूद था? देखिए जी, जो गवर्नर साहब ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का बोला है, जो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली है, इसको आपको पहले एक समझने की चीज ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली के लिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कोई हद अप्लाई नहीं करती है। अगर गवर्नर साहब ने कह दिया कि आपने असेंबली डिसॉल्व करनी है, उससे पहले आप अगर गवर्नर साहब ने कह दिया कि आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है तो उससे पहले आप असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। कोई कॉन्स्टिट्यूशन हद इस पे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हद है नो कॉन्फिडेंस के ऊपर। अगर असेंबली में 20% लोग एक लेटर जमा करा देते हैं नो कॉन्फिडेंस के लिए, तब चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों पैंतरे इकट्ठे खेले गए हैं ताकि एक तरफ से उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए पुश किया जाए, दूसरी तरफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत रेजोल्यूशन रोकी जाए। कहीं पे ऐसा है कि जैसे टेक्निकली चीजें आप बता रहे हैं, बहुत सारे माहिर कानूनदान मौजूद हैं, अहमद खान जैसे लोग मौजूद हैं, मलिक अहमद खान जैसे पीएमएलएन के अंदर, पीपल्स पार्टी में भी हैं, तो उनके जहन में भी सारी बातें हों, लेकिन चूंकि मकसद टाइम गेन करना था, मकसद इस चीज को प्रोलॉन्ग करना था, जैसे कि कल फिर सिफ्तान खान ने कहा भी कि अब ये जनवरी तक तो असेंबली कहीं नहीं जा रही, और लग भी रहा है कि कहीं नहीं जा रही, तो उसमें नून लीग बहरहाल कामयाब हुई है कि टाइम गेन कर लिया, फिर अदालत चाहे जो भी फैसला करे इसके बाद, क्योंकि वक्ती तौर पर वो तो यही चाहते थे ना, असेंबली ना टूटे, असेंबली बरकरार। देखिए बात ये है कि एवरीथिंग इज फेयर एंड लव एंड वॉर। अगर इसको हमने बिल्कुल वॉर बना के खेलना है तो फिर ठीक है, और अगर हमने इसको पॉलिटिक्स और डेमोक्रेसी के एक तनाजुर में देखकर आगे चलना है तो फिर तो मेरा ख्याल थोड़ी ज्यादती इसलिए हुई है कि राइट फ्रॉम द गेट गो ये फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ ज्यादती कर रही है, एंड नॉट दैट
हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, हमारी सिंपैथीज के साथ हैं। 18th अमेंडमेंट के बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट खासी एम्पावर्ड है। पहले हमने देखा कि इसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को आपने ऑन द इशू ऑफ चीफ सेक्रेटरी खराब किया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने सितंबर में जाना चाहा, आपने नहीं भेजने दिया, फिर आपने उनका परसों नोटिफिकेशन किया जब आपको पता था कि वी नीड आवर ओन मैन, या एटलीस्ट हमें अब्दुल्ला सुंबल को अपना आदमी बना के यहां पे 3 महीने पहले लिख के दे दिया था कि मैं सितंबर में। फिर नवंबर में आपके आईजी साहब का भी यही मामला हुआ। उन्होंने कहा वजीर साहब ने एपिसोड के अंदर जब उनको एफआईआर नहीं कराने दी गई और कैबिनेट ने उनके खिलाफ एक रूलिंग दी, तो फिर आईजी साहब ने कहा कि मुझे जाने दिया जाए, और फिर आईजी साहब को नहीं भेजा गया, और फिर वही एक और आईजी हमने परसों देखा कि आपने आईजी लगा दिया। अच्छा, यहां तक मामला ठीक है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेट्स है, फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं। यहां पे लिंक रोड पे एक प्लाजा गिरता है, उसके अंदर भी ऐसे पीएम अता मोहम्मद ताडर साहब कहते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन से इंक्वायरी करवाएंगे। तो सवाल यह है कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन या फेडरल गवर्नमेंट किस हद तक जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डोमेन है उस पर इंग्रेस करना चाहता है। ये ज्यादती भी है, ये गलत भी है, ये 18 अमेंडमेंट के मुनाफी भी है। और जहां तक बात प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को अगर आप इस तरह से हाईजैक करने बैठ जाएंगे तो फिर तो कोई प्रोविंस काम नहीं करेगा। अच्छा रमीज, अभी जिससे आपने खुद भी कहा कि अदालत अब इस तौर पे आज चूंकि पीटीआई ने भी कंसल्ट करने का फैसला किया है, सो व्हाट डू यू थिंक इस सारी सिचुएशन में जो वजीर आला पंजाब हैं जो इस नोटिफिकेशन के को बिल्कुल नहीं मान रहे, उनकी क्या स्टेटस होगा, और साथ साथ जो पंजाब काबीना है वो नए इंतखाबात तक इस सारी सिचुएशन में अपना काम कर सकती है? देखिए, इसमें भी दो बातें हैं, हर चीज में दो बातें निकल रही हैं। और उसमें यह है कि सबसे पहले जो इन्होंने अपने चीफ सेक्रेटरी लगाए हैं, उन्होंने रातों रात एक नोटिफिकेशन किया है जिसमें उन्होंने कैबिनेट को डीनोटिफाई कर दिया है। अब टेक्निकली एंड लीगली स्पीकिंग अब ये फॉर्मर सीएम है, ये सीएम नहीं है, जिस तरह से हमने रात को नोटिफिकेशन देखा और सारे मीडिया में इसकी खबरें फ्लैश भी कराई गई हैं। तो ये तो है मामला नंबर 1। मामला नंबर 2 ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ नेचुरली इसको चैलेंज करेगी और चाहेंगे इसके खिलाफ स्टे लें। और इसके बाद वो क्या चाहेंगे? इसके बाद वो चाहेंगे कि हमें पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ ऑपोजिशन को ले जाने दिया जाए, क्योंकि देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है, डेमोक्रेटिक प्रोसीजर में असेंबलीज इन सेशन है, आप असेंबलीज के अंदर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल कर चुके हैं। अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को प्रूव कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली चीफ मिनिस्टर खत्म हो जाता है, फिर आपको उधर जाने की जरूरत क्या है? ये आपको गवर्नर से एक हमला कराने की जरूरत क्या थी? अननेसेसरी हमला है। और जिस तरह मैंने पहले बोला, इससे वफाक और प्रोविंस के दरमियान जो ये खिंचातानी की टसल है ये मजीद बढ़ जाएगी, बुरी रवायत है, कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, बुरी रवायत है। ठीक है, अच्छा नदीम जो कि हमारे साथ मौजूद है, हम नदीम से भी बात करेंगे क्योंकि आज कैबिनेट का इजलास भी था। दूसरी जानिब अजहर सिद्दीक साहब सीनियर कानूनदान है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा इस हवाले से जानते हैं। अजहर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया। मैंने आपका तजिया सोच टीवी चैनल्स के ऊपर जो आप बात कर रहे थे, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे नाजरीन के लिए, एक तो ये कि हमारे साथ रमीद हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ये एक किस्म की मुदाखलत है जो इख्तियारात हासिल हैं सूबाई असेंबली को, और दूसरी जानिब जो सूरत हाल बन रही है जो कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर अच्छी सूरत हाल नहीं है। हमारा राब्ता मुनक़ता, चले हम दोबारा कनेक्ट करते हैं और फिर हम वापस आते हैं। नदीम, अभी चूंकि आज इजलास होना भी है, इस हवाले से जो आपने अभी पहले मेंशन भी किया कि कल पंजाब असेंबली के इजलास के हवाले से सफ्तान खान ने भी कहा कि ये मामला जनवरी तक जाएगा, और अगर लग रहा है किसी को कि कल असेंबलियां तहरील हो जाएंगी तो ऐसा नहीं होगा। सो मजीद आप इस हवाले से क्या बता सकते हैं? बिल्कुल, आज दोपहर 2 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब पंजाब असेंबली का ये इजलास होना है। चूंकि जो तहरीके अज़्म एतमाद जमा करवाई गई है वो असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई गई है। अब उसको बाकायदा तौर पर ईवान के अंदर टेबल होना है। और आज मुस्लिम लीग नून के अराकीन अगर यहाँ पर पहुँचेंगे तो सफ्तान खान जो कि स्पीकर हैं वो उनको टेबल करने की इजाज़त देंगे। अगर मुस्लिम लीग नून के अराकीन यहाँ पर ना पहुँचे और उन्होंने अगर टेबल ना की तो ये तहरीक अज़्म एतमाद को स्पीकर फौरी तौर के ऊपर रद्द भी कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कानूनी तरीकाकार है। जब भी कोई तहरीक अज़्म एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई जाती है तो उसके बाद उसको जो जमा करवाने वाले, उसके ऊपर दस्तखत करवाने वाले होते हैं, वो लोग उसको बाकायदा तौर पे ईवान में खड़े होकर वोट देकर उसको ईवान के अंदर बाकायदा टेबल करते हैं। तो आज वो दिन है जब इसको टेबल किया जाना है, फिर उसके ऊपर बहस होनी है, फिर उसके ऊपर वोटिंग होनी है। तो अगर आज मुस्लिम लीग नून के अराकीन वहां पर आते ही नहीं है तो स्पीकर के पास ये इख्तियार है कि स्पीकर ये प्ली ले सकते हैं। और ये मिसाल गुज़श्ता दिनों की मौजूद है, जब स्पीकर थे परवेज इलाही तो उनके खिलाफ तहरीक अज़्म एतमाद जमा करवाई गई थी, तो वक्त मुकर्रर था दोपहर 2 बजे का, 5 बजे तक इजलास शुरू नहीं हुआ था। तो स्पीकर जो कि उस वक्त पैनल ऑफ चेयरमैन थे, उन्होंने ऐलान किया कि जो इसके मुहर्रिक हैं, जो जिन्होंने ये तहरीक अज़्म एतमाद परवेज इलाही के खिलाफ जमा करवाई है, वो आए और इसके ऊपर बहस शुरू करें। तो कोई भी रुकन मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का या अपोजिशन इत्तेहाद का वहां पर मौजूद नहीं रहा। तो उस वक्त के जो स्पीकर थे उन्होंने फौरी तौर के ऊपर उस तहरीक को मुस्तरद कर दिया था। लेकिन ये बात की बात है कि मुस्लिम लीग नून ने आधे घंटे के बाद ही दोबारा एक और तहरीक अज़्म एतमाद उनके खिलाफ जमा करवा दी थी। तो आज ये सूरत हाल है कि जब दोपहर 2 बजे इजलास होगा, अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून ने तो गुज़श्ता रोज ये कहा है कि चूंकि अब कैबिनेट रही नहीं, वजीर आला रहे नहीं, तो तहरीक अज़्म एतमाद का जो जवाब है वो खत्म हो गया है। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून वाले आज ईवान में आते हैं या नहीं। लेकिन तहरीक
तहरीक इंसाफ की अपनी ये हिकमत अमली है कि अगर नून लीग वाले ना आए तो वो तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करार दे देंगे। जी ठीक है रमीज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है जो इस वक्त नदीम रिपोर्ट कर रहे हैं कि कैबिनेट का 2 बजे इजलास है और 20 सरकार ने आके बहरहाल टेबल करनी है इजलास के अंदर जो तहरीक अदम एतमाद है। अगर वो नहीं करते तो स्पीकर इसको वैसे ही उड़ा देंगे कि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन उसके बाद की हिकमत अमली तहरीक इंसाफ की क्या है? नून लीग की एक तो ये कि क्या वाकई फिजिकली आज दोबारा मैं जानना चाहूंगा, आप मुझे क्या बता रहे हैं? नदीम साहब ने ये बताया हमें कि अगर आज 2 बजे के इजलास के अंदर इस जो तहरीक अदम एतमाद है इसको टेबल नहीं किया जाता नून लीग के अरकान की जानिब से तो फिर इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी नहीं, उनका ये बताना है। और दूसरी जानिब अगर इसको टेबल किया जाता है तो ये नफी है उसी नोटिफिकेशन की जो गवर्नर ने निकाला है, क्योंकि उसके उनके मुताबिक तो सीएम और कैबिनेट एग्जिस्ट ही नहीं करे। तो इसमें टेक्निकली क्या है? बेस्ट ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग के 7 दिन की एक हद मुकर्रर है आर्टिकल 23(5) के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और वो ये कहती है कि 7 दिन से पहले इसको आप टेबल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 3 दिन की एक और हद मुकर्रर है कि आप 3 दिन से पहले इस पे वोटिंग नहीं करा सकते। तो आई बिलीव 7 डेज आर ओवर। मंडे को ये आई है, हमने मंडे को देखा है, मंडे को आई है, तो आज तो ये 5वां दिन है। आज 5वां दिन है। अभी ये क्वेश्चन मौजूद है बहरहाल। अभी जो हम बात करेंगे फ्राइडे का, जो आज का दिन इंपॉर्टेंट है वो है डिसोल्यूशन के लिए, क्योंकि आज का दिन वाज गिवन फॉर डिसोल्यूशन। और डिसोल्यूशन के हवाले से पंजाब तो क्लैरिफाई नहीं कर चुका, लेकिन केपीके जो है काफी हद तक इस मामले में क्लैरिफाई कर चुका है कि अभी ये मामला नहीं होने जा रहा। पंजाब होगा तो वो होगा। और सत्यान खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि मामला अब जनवरी में जाते नजर आ रहा है। तो जिस तरह मैंने पहले बोला कि ये दोनों साइड की भी यही कोशिश है कि दूसरी तरफ 186 का नंबर पूरा करे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी 186 का नंबर लेकर थोड़ी सी जरा उनको भी पैनिक है। और इसके अंदर थोड़ा सा जरा कल वो फवाद साहब ने बात भी की है कि हमारे 5 बंदे उम्रे पे गए हैं। वो नहीं होगा, वो 5 बंदों के अलावा भी बहुत सारे मामला। वैसे 5 बंदे गए हैं उम्रे पे? नहीं, एक बंदा बाहर है, एक नहीं, उसके 4 एक बंदे हैं, जो एक बंदा 2 बंदे उनमें से बाहर हैं, एक बंदा बीमार है, इस तरह करके 4 से 5 लोग हैं। सारे बंदे बाहर मुल्क से नहीं है, लेकिन मामला कुछ और है। मामला कुछ यूं है कि जिस तरह से जरदारी साहब यहाँ के बैठे हैं और जिस तरह से हमने पहले देखा कि कितने इजीली और कन्वीनियंटली मीडिया वाले भी अलाउ कर देते हैं कि ये व्हीलिंग डीलिंग, और सिंध असेंबली के जिस तरह मैंने इस्लामाबाद में देखा कि आपने नेशनल असेंबली को किस तरह कराया, या पंजाब के अंदर आपने 25 लोग 25 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है वो। आपकी इजाजत से कंवर दिलशाद साहब हमारे साथ हैं, तो मैं जरा उनसे भी बात करना चाह रहा हूँ। कंवर साहब थैंक यू वेरी मच। आप सुन पा रहे हैं हमें? कंवर साहब तक आवाज नहीं जा रही, जरा दोबारा कनेक्ट कीजिएगा जी। आप प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिए। आप सवाल कर लें। मैं यही पूछ रहा था, आप एक तो जिक्र कर रहे थे कि जिस तरह से यहाँ पे एक जोड़ तोड़ का मलचत, हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। ये बहरान तो बहरहाल एक पैदा हो गया, क्योंकि रात को आपने जब नोटिफिकेशन नहीं था ऐसा लग रहा था कि नून लीग इसको शायद अवॉइड कर रही है, या जो ऑपोजिशन है पंजाब की अवॉइड कर रही है, लेकिन अवॉइड नहीं किया, नोटिफिकेशन तो आ गया। लेट्स सपोज अब मामला कोर्ट में जाना ही जाना, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। कोर्ट के लिए कितना मुश्किल है इस सारी सूरत हाल के अंदर से, जो इसकी आईनी तशरीह है, वैसे तो अदालत का काम ही है कि वो आइन की तशरीह करती है। ये सूरत हाल क्या विफाकी सूरत हाल की तरह, कौमी असम्बली की तरह ज्यादा गंभीर है, या आपके ख्याल में नहीं कोर्ट को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और ये मामला सेटल डाउन हो जाएगा? ये हम कोर्ट पे ही छोड़ते हैं कि किसके हक में होता है, लेकिन इसमें तशरीह में आपको क्या लगता है? जी, जब वो मैटर कोर्ट में जाएगा तो मैटर सब जुडिस होगा, अभी तो इट्स ओपन फॉर डिबेट। इसके अंदर बात बहुत सिंपल है। एक तो 1997 का केस है, मंजूर भट्टू साहब वर्सेस फेडरेशन का, उसमें केस है। वो देखते हैं कि उसको किस तरह से टेम्पलेट या लीगल प्रेसिडेंस के तौर पे कोर्ट लेती है या नहीं लेती है। दूसरी चीज, जो एक चीज बहुत कैटेगोरिकली क्लियर है कि 130 सबसेक्शन 7 के अंदर कोई टाइम की हद नहीं दी हुई, तो कहीं ना कहीं कोर्ट को या तो उसको डिफाइन करेगी या ओपन छोड़ देगी। अगर ओपन छोड़ती है तो मैंने आपको बताया फिर बहुत सारी पेचीदगियां आ जाएगी। तो ज्यादा इम्कान यह है कि शायद 10 दिन का टाइम, जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में रूल्स ऑफ बिजनेस में गिवन है, इसके अंदर भी 10 दिन का टाइम देकर दोबारा इसको मैटर को भेज दिया जाए कि चले अब ये आ गया है, मंडे से इसको कंटिन्यू करते हैं, 10 दिन के अंदर आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाएं। इन द मीन टाइम इनकी ख्वाहिश ये होनी चाहिए थी कि आप 10 दिन तक मामला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरफ ले जाएं, क्योंकि बहरहाल वो एक डेमोक्रेटिक मामला है, बहरहाल वो एक पार्लियामेंट्री मामला है, और अगर वो अपने 186 पूरे करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर उसके अंदर एक और लीगल मैटर भी है। एक और लीगल मैटर ये है कि अगर ये चीफ मिनिस्टर गिरा भी लेते हैं और इनके पास 186 का नंबर नहीं है, और वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 186 ना हो लेकिन ज्यादा हो, तो वो रन ऑफ इलेक्शंस के अंदर भी अपना चीफ मिनिस्टर ला सकते हैं। तो अभी ऑप्शन दोनों तरफ अवेलेबल है। ओके, कंवर साहब दोबारा आए हमारे साथ। कंवर साहब आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। थैंक यू फॉर स्टेइंग ऑनलाइन। हम ट्राई कर रहे थे लेकिन राब्ता नहीं हो पा रहा था। अच्छा कंवर साहब, तो आप सुन रहे थे, रमीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कवर करते हैं पार्लियामेंट को, सूबाई असेंबली को, ये हमें बता रहे थे डिटेल्स, लेकिन आप चूंकि कानूनी मामलात को बहुत अच्छे से समझते हैं और ये मामला उधर ही चला गया है जिस पे 3 दिन पहले आपसे हमारी बात हुई थी। जो पीटीआई है वो ये कहती है कि इस नोटिफिकेशन की कोई अहमियत नहीं है, खास तौर पर जब एक इजलास चल रहा है और अदम एतमाद लाई जानी है, एंड डी नोटिफाई ऐसे नहीं किया जा सकता चीफ मिनिस्टर को। दूसरी जानिब गवर्नर का जो लेटर है वो इटसेल्फ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो बता रहा है कि उसके अंदर क्या। आप कैसे देख रहे हैं जी, अब क्या होगा?
देखा जी, असूली तौर पर जो वकला हैं या पार्लिमानी जो लीडर हैं, उनकी अपने इंटरप्रिटेशन होती है, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है जी कि आइन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो सुप्रीम है। ठीक है, वो उसके नीचे जितने एक्ट बनते हैं, रूल बनते हैं, रूल ऑफ बिजनेस बनते हैं, एडवाइजरी काउंसिल बनती है, वो सारी एक सानवी हैसियत है। गवर्नर की हैसियत है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और स्पीकर की है अपने सूबाई असेंबली का वो कस्टोडियन है। तो गवर्नर ने जब ये हुक्म दिया था कि आप अपना एतमाद का वोट हासिल करें, तो उस वक्त परवेज लाई साहब को चाहिए था कि अपना एतमाद का वोट हासिल करने के लिए स्पीकर को कहते हैं इजलास तलब कर लें। अब स्पीकर ने जाहिर है कि अपने जो के लीगल एडवाइजर है उन्होंने जो राय दी, तो स्पीकर तो की हैसियत तो गवर्नर के सामने कोई हैसियत नहीं है। वो गवर्नर ने एक्शन लिया है आर्टिकल 130 का सब सेक्शन 7 और उसके बाद 109 और 126, उसमें तमाम इख्तियारात तो गवर्नर को दिए गए हैं। अभी गवर्नर ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर लिया और बता दिया कि उन्होंने कैबिनेट जो है बरतरफ कर दी और वज़ीर आला को बरतरफ कर दिया, लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी ने भी नोटिफिकेशन कर दिया। अब ये सारी सूरत हाल ये नजर आ रही है कि अब जाएंगे हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट तो जाहिर है कि अपना इंटरप्रिटेशन देगी। और जैसे कि हमारे रमीज ने कहा है कि बात हो सकता है कि वो हाई कोर्ट ये कहे कि अब आज सरे 9 आप एतमाद का वोट हासिल कर ले, और वो टाइम भी दे सकती है 10 दिन का, 15 दिन का। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह थी कि इमरान खान की जो फिलॉसफी थी सूबाई असेंबली को तहलील करने की, वो खत्म हो गई। वो असल बात यही है कि उनको रोकना था कि किसी तरीके से सूबाई असेंबली। लेकिन कंवर साहब, आपको नहीं लगता कि सिर्फ उस डेडलाइन को या उस टाइम लाइन को पास करने के लिए जो गवर्नर साहब है उन्होंने प्रोसीजर को भी थोड़ा पास किया? जी हाँ, गवर्नर साहब ने इस लिहाज से था कि ऐसा ना हो कि इमरान खान के जो दस्तखत किए हुए हैं अपने परवेज लाई साहब ने समरी के ऊपर, वो कहीं गवर्नर को ना भेजें, तो फिर गवर्नर बाउंड हो जाता सारा असेंबली को डिसॉल्व करने के बारे में। तो तमाम वो रास्ता खत्म करने के लिए उन्होंने जल्दी में किया है। अभी इजलास भी नहीं हुआ, शो का नोटिस भी दे सकते थे गवर्नर साहब। गवर्नर साहब आर्टिकल 10A के तहत परवेज लाई को शो का नोटिस भी दे सकते थे कि आपने अपना एतमाद का वोट हासिल नहीं किया, आप उसकी वजह जारी करें। तो कई पहलू थे अभी गवर्नर के हाथ में कार्ड खेलने के लिए, लेकिन उन्होंने इसलिए कि ऐसा ना हो कि इमरान खान वो सबरी भिजवा दें और फिर वो गवर्नर साहब जो आईनी और कानून में उलझ जाएं। तो इस लिहाज से उन्होंने ये असेंबली बचाने के लिए जल्दबाजी में किया है। बाकी हमारी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो इसकी इंटरप्रिटेशन करेगी। लेकिन बहरहाल परवेज साहब का जो था सियासी तैयारी। रमीज आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं कौन साहब? सर भी बताइएगा कि ये जो डी नोटिफाई किया है गवर्नर ने, इसमें उन्होंने आर्टिकल 22(7) का हवाला दिया रूल्स ऑफ बिजनेस के, रूल्स ऑफ प्रोसीजर के 1997 के। तो उसके अंदर तो ये लिखा हुआ है कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब इलेक्शंस के जब उनको बोला जाए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लें तो उन पर यह हद अप्लाई होती है। यहां तो ये मैटर हुआ ही नहीं, यहां तो स्पीकर ने उसको प्रेजेंट ही नहीं किया। जी नहीं, स्पीकर साहब की बड़ी अहम बात यह भी हुई है कि स्पीकर ने इसको चिट चैट लिया है। स्पीकर साहब ने कोई जब उनको रूलिंग दिए गए थे, जब गवर्नर के फैसले पर तो रूलिंग नहीं दे सकते, वो तो अपने अंदर की जो कार्रवाई होती है वहां रूलिंग देते। एक और बात की चिट चैट की, या रूलिंग देते तो सूबाई असेंबली का इजलास तलब करके वहां रूलिंग दे देते। अब वो एक क्वेश्चन में गए कि शादी के फंक्शन में, तो वहां उन्हें किसी साफी ने पूछा, उनका नहीं मैं रूलिंग दे दी है, वो इजलास नहीं हो सकता। उस रूलिंग की तो कोई अहमियत ही कोई नहीं है ना। वो तो सब अब ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं कि आर्टिकल 130 सब सेक्शन 7 जो है वो ये परमिशन जो है ये स्पीकर को नहीं देता कि इस तरह से इसके ऊपर रूलिंग दे दे। लेकिन उसके अंदर मामला मैं जो आपसे जानना चाहूंगा वो ये है कि अभी तक जो पिछला गवर्नर था आपके साथ जो लेटर आया वो तो चार्जशीट किया उन्होंने स्पीकर को, और यहां पे भी जो आर्टिकल का हवाला दिया है सब सेक्शन 22 का 7, उसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर की है। तो अभी तक तो चीफ मिनिस्टर साहब इससे भागे ही नहीं, तो उन पे ये किस तरह से अप्लाई होता है और वो किस तरह से डी नोटिफाई होते हैं इस आर्टिकल के तहत? नहीं, डी नोटिफाई करने में तो गवर्नर ने बहुत जल्दबाजी की है। जल्दबाजी की है ना, उस में कर दिया। जब इजलास अभी इंतजार करते, एक और नोटिस भी दे सकते थे। तो इमरान खान की जो फिलॉसफी थी असेंबली डिसॉल्व करेंगे, वो तो नाकाम हो चुकी थी। जब लाई के खिलाफ एतमाद का वोट हासिल करने के लिए बाकायदा दरखास्त जमा हो गई और स्पीकर ने भी एक्सेप्ट कर लिया, जनवरी के पहले हफ्ते बाकायदा हेयरिंग होनी थी। ठीक है कंवर साहब, थैंक यू वेरी मच। कंवर साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए, आपके एनालिसिस के लिए। इन लास्ट 20 सेकंड्स इफ यू लाइक टू सम अप दिस, आप किस जानिब जाता देख रहे हैं? आज का दिन कैसा है?
देखिए, मेरा ख्याल है कि अब हम सारे मुल्क को ये सोचना चाहिए क्या इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से हमारे लिए कोई हल अवेलेबल है। क्योंकि देखें, एक चीज अब सबके लिए समझने की है कि ये पहली बार है कि हमारा सिस्टम जो है 14वें साल में जा चुका है। इससे पहले हमेशा 10, 9, 8 साल के बाद डिक्टेटरशिप आ जाती है। तो अगर ये सिस्टम आगे जा रहा है और इसके अंदर मामला खराब हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है दिल पे जरा पत्थर रख के खराब हो लेने दीजिए। मामला इसी तरह से बेहतर होंगे। अगर बच्चा गिरता नहीं है, वो सीखता नहीं है, तो आगे ग्रो नहीं करेगा। तो सिस्टम अगर ग्रिडलॉक्स के अंदर आ रहा है और ये ग्रिडलॉक्स कहीं ना कहीं कानूनी कदगनों की वजह से हैं या कानूनी हदों की वजह से हैं, ये पेचीदगियों की वजह से हैं, तो इनको एक बार सॉर्ट आउट हो लेने दीजिए। इसके अंदर हर बंदे को जो पिंडी की तरफ देखने वाला जो मरहला है, ये खत्म करना पड़ेगा अगर हमने इसी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर को, इसी सिस्टम को आगे लेकर चलना है, इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम को आगे लेकर चलना है। और अगर हमने सिस्टम को यकसर बदलना है तो फिर बदल के किसी नए सिस्टम की तरफ आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच रमीज, आप हमारे साथ मौजूद थे। नदीम चौधरी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे, वो भी हमें रिपोर्ट कर रहे थे। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। एंड देन विद दैट हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब भी मौजूद थे। सूरत हाल क्या है जी आपके सामने, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वंस अगेन एज रमीज सेड कि अब जब सूरत हाल आगे बढ़ती है तो साथ साथ पिक्चर क्लियर होती जाएगी कि मामला जाता किस तरफ है। कंवर साहब का कहना है कि इसमें कुछ और भी ऑप्शंस मौजूद थे गवर्नर के पास, इंतहाई इक़दाम की तरफ नहीं जाना चाहिए था। देखते हैं कोर्ट में अगर ये मामला जाता है तो कोर्ट क्या फैसला करती है, आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब दिखाएंगे आपको हमारा सेगमेंट देसी फूड, जिसमें फरियाल राना आज हमें लेके जा रही हैं बट कड़ाही, और उनके साथ कुछ मौजूद हैं गेस्ट भी, और वो गेस्ट क्या बता रहे हैं देखते हैं आज का सेगमेंट देसी फूड। नाजरीन, आज मुझे इनवाइट किया है नाश्ते पे मोहसिन भट्टी साहब ने, जो कि एक बहुत बड़े फूड एक्सपर्ट तो है ही, लेकिन उसके साथ वो बहुत अच्छे एंकर भी हैं। नाजरीन, आज मैं आई हूँ डिफेंस फेज 4 में, जहाँ पर है बट कढ़ाई वाले, और देखते हैं मोहसिन साहब जो कि एक बहुत अच्छे फूड एक्सपर्ट है, वो मुझे नाश्ते में क्या खिला रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर फैसल बट साहब। आप मुझे बताएं, ये काम सबसे पहले किसने शुरू किया था और कितना अरसा हो गया इस काम को? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम इस काम को जी अब ये तीसरी नस्ल है हमारी। दादा जान ने काम शुरू किया था, मिठाई की दुकान बनाई थी उन्होंने, लक्ष्मी से स्टार्ट किया था, और पार्टीशन के बाद जब वो पाकिस्तान आए थे तो उसके बाद फिर हम ये रेस्टोरेंट बिजनेस में आए और ये बट कढ़ाई के नाम से रेस्टोरेंट बनाया। तो लक्ष्मी हमारा हफ्ता, वहाँ से हमने स्टार्ट लिया था लक्ष्मी से। आप यहाँ पर नाश्ते में क्या क्या सर्व करते हैं? इधर नाश्ते में जी हम हलवा पूड़ी है, हमारे हरीसा हमारी स्पेशलिटी है, उसके साथ हम देसी नाश्ते में कुछ थाल हैं हमारे, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ये डिफरेंट वैरायटी आपके हलवा पूड़ी, उसमें आपकी निहारी, भाजी, चने वगैरह वो आ जाते हैं। लोग नाश्ते में ज्यादातर क्या खाना पसंद करते हैं यहाँ से? हलवा पूड़ी बहुत शौक से खाते हैं लोग। आपके देसी मुर्ग चने जो हैं वो बड़े शौक से खाते हैं। फिर इस पूरे एरिया में यहाँ पे हरीसा कोई अच्छा नहीं मिलता, तो हरीसा बड़े शौक से लोग हमारे पास आके खाते हैं। देसी नाश्ते पे लोगों का रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। जो जायका उनको अंदरून शहर में जाना पड़ता था, वो अब उन्हें वही जायका यहाँ पे डिफेंस में अवेलेबल है। यहाँ पर माशाल्लाह काफी सेलिब्रिटीज रहती हैं, तो कौन कौन सी सेलिब्रिटी आपके पास खाना खाने, नाश्ता खाने जरूर आई हैं? बाय नेम तो मैं एक नहीं, क्योंकि काफ़ी आ चुके हैं और सभी बहुत अच्छा फीडबैक सबने दिया है, जितने भी आए हैं माशाल्लाह। आपका नाश्ता सर्व करने की टाइमिंग्स क्या हैं? यहाँ पे जी संडेज को नाश्ता अवेलेबल है, सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। वेलकम, थैंक्स फॉर कमिंग। भट्टी साहब, आपने इतनी अच्छी स्पेशल जगह पे मुझे बुलाया है, तो बताए मुझे आप क्या देसी नाश्ता करवा रहे हैं? आपके ज़हन में क्या हो सकता है? देसी नाश्ता में तो हलवा पूरी, नान, चने, पाए, हरीसा, ये सब चीजें चलती हैं जब नाश्ते की बात आती है। और ये नाश्ता आम तौर पर कहाँ मिलता है? हमें अंदरून शहर में मिलता है जी। लेकिन अब हमारा मसला ये होता है कि एक तो इतनी दूर वहाँ जाने का इशू है, पार्किंग का इशू है, फिर वहाँ पर सिटिंग एरिया उस तरह का नहीं होता है जी। तो आज आपको वही चीजें यहाँ पर मिलेंगी और उस क्लास की मिलेंगी और बहुत ही हाइजीनिक अंदाज में बनेंगी भी और प्रेजेंट भी होंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम 2 लोग हैं और 6 जूसेस। मुझे ना ये नहीं पता था कि आप डाइट कॉन्शियस हैं, आप क्या लेना पसंद करेंगी, तो मैंने कहा कि जो इनकी स्पेशल चीज़ें हैं, जब हम इधर का नाश्ते पे आपको बुलाया है तो फिर इनकी ख़ास चीज़ें होनी चाहिए। असल में तो इनकी जो ये लस्सी है, इसका पूरे लाहौर में इसका तोड़ कोई नहीं। वो कैसे? ये दही से बनती है, लेकिन इसमें जो आपको नट्स भी नजर आ रहे हैं, इसमें फुल क्रीम दही है, और इसका जो मजा है
ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा और ना ही ये ग़िज़ाइयत कहीं और मिलेगी। असल में तो ये चीज़ है। अच्छा, मुझे ना लस्सी में थोड़ी सी ना इंटरेस्ट बढ़ रहा है मेरा। तो जैसे आप माशाल्लाह फूड एक्सपर्ट भी हैं, तो लस्सी तो है, उसमें नट्स भी हैं, लेकिन तांबे का गिलास ये मैंने यहाँ पर पहली दफ़ा देखा लाहौर में। देखिए असल इसकी में क्या इफादियत हो सकती है? असल में हमारा कल्चर जो है ना वो यही है। अच्छा भट्टी साहब, आपकी वजह शोहरत जो है वो तो फूड है, लेकिन फूड का प्रोग्राम होस्ट करते करते सियासत का प्रोग्राम होस्ट करना, ये क्या बात? इनमें भी कमाल रिजेम्बलेंस है दोनों में। अच्छा, क्योंकि दोनों में ही प्योरिटी नहीं है और मैं इनका नाखालसपन दूर करके असल चीजें अवाम के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। बल्कि नाश्ता भी आ गया। थैंक यू। हाँ, अब ये देखें जरा जी, अब ये देखें, इस थाली को देखें जरा। इसमें आपको 2 किस्म के चने नजर आ रहे हैं, निहारी नजर आ रही है, अचार है, दम कीमा है, आलू भाजी है, हलवा और दही। ये बड़ा कमाल प्लेटर है ये। अब ये जो अरीसा है जी, इन सारे खानों में से सबसे जो बब्बर शेर आइटम है वो मेरी पसंद का हरीसा है। अच्छा, वो कैसे? इस पूरे एरिया में इस क्लास का, इस टेस्ट का हरीसा आपको कहीं से नहीं मिलेगा। बल्कि मुझे तो ये वाला टेस्ट और इतनी हाइजीनिक कंडीशंस ये अंदरून शहर में भी नहीं मिलती। बातें तो चलती रहेंगी, नाश्ता ले ठंडा हो जाएगा। जी जी, मैं ले लूं। ये करें ना आप, बिस्मिल्लाह करें ना। जी। पहले क्या दूं आपको जी? मैं खुद ले लेती हूँ, मैं ये हरीसा हरीसा ट्राई ले। करूंगी पहले। आप लेना। अच्छा भट्टी साहब, आप फूड लवर तो हैं ही, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको खाना खाना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर सियासतदानों की बातों को आप इंजॉय करते हैं? देखें, जो फूड वाले मेरे प्रोग्राम थे जी। उनकी अपनी उनकी तो अफादियत थी बड़ी कि अवेयरनेस दी, लोगों को बताया कि जी ये चीज ठीक नहीं है, ये चीज ठीक है, इधर जाएं इधर ना जाएं वगैरह। जी। अब अगर हम सियासत की तरफ आए तो उसमें ना सिर्फ हम लोगों को बता रहे होते हैं कि उस शख्सियत के बारे में, उसको पूरी तरह खोल के दिखा रहे होते हैं, उसमें साथ हमारी बड़ी लर्निंग हो रही होती है कि हमने डिफरेंट कल्चर्स में जाना है, उस इलाके के लोगों से मिलना है, उन रस्मों रिवाज को, उनके रहन सहन को देखना है, उधर के इलाकाई खाने भी खाने हैं और उससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा होता है और अपने टेस्ट बड्स की तस्कीन भी हो रही होती है। अच्छा भट्टी साहब, आप ये बताएं कि जैसे आप खानों में नुक्स निकालते हैं, वैसे ही हमारी भाभी के हाथ के बने हुए खानों में नुक्स निकाला कभी? अच्छा, मजे की चीज आपको बताऊं कि जो मेरी बेगम है जी। वो बड़ी खुश ज़ौक़ है और खाना बहुत अच्छा बनाती है। बल्कि कई बार ऐसे होता है कि मुझे जैसे यहाँ का हरीसा पसंद आया या इनकी मुझे बाटी की कढ़ाई बहुत पसंद है। आप हैरान होंगी कि मेरे घर में भी जो कढ़ाई बनेगी वो भी इसी तरह की बनेगी। बड़ी हमें बात जो चीज अच्छी लगती है हम कोशिश करते हैं कि उनसे सीख लें। और बेसिकली तो मैं नुक्स नहीं निकाल रहा होता, जी। मैं तो अवेयरनेस दे रहा होता हूँ, मैं लोगों की इस्लाह कर रहा होता हूँ कि अगर आप इसको इसकी बजाय इस अंदाज में कर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। भट्टी साहब, आपने थाल की इतनी तारीफ की थी, मैं थाल में से भी कुछ चीजें ट्राई करना चाहूंगी। अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये बताएं, जैसे मौसमी खाने होते हैं, मौसमी डिशेज होती हैं, हरीसा हो गया, फिश हो गई, ये सर्दियों में चलती है, सूप वगैरह, तो गर्मियों में भी चलती हैं कुछ डिशेस, तो उसके बारे में आप बताएं मुझे कुछ। ये तो मौसम के हिसाब से आपको अपना डाइट शेड्यूल चेंज करना पड़ता है जी। हम रोजाना ये नहीं खा सकते, ना ही हर कोई खाता भी नहीं है। ये तो फेस्टिविटी है कि जिस दिन आपका मूड है कि आज हम ना अपनी पुरानी यादें ताजा करें या आपके मेहमान आए हुए हैं उस दिन आप ये खाएंगे। तो ये जैसे अब हरीसा है, ये अब सर्दियों की आइटम है, मछली आजकल चल रही सर्दियों की आइटम है। तो ये हमारी यहाँ की रिवायती डिशेज है। जैसे गर्मी आ जाएगी, गर्मी में हम ये वाली जो लस्सी है ये भी इसी तरह बड़ी फायदेमंद है, लेकिन चाटी की लस्सी साथ चलती है जी। तो ऐसे मौसम की मुनासिबत से जूसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्कंजबीन ज्यादा चल जाती है, तो ऐसे इसको चेंज करते रहते हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इतना अच्छा और टेस्टी नाश्ता करवाया। वेलकम। जब आपने मुझे कहा कि नाश्ता आपके साथ करना है तो फिर मैंने कहा कि अपनी जो फेवरेट जगह है वहाँ पे आपको लेके जाया जाए। नाजरीन, ये नाश्ता निहायत ही लजीज और मेमोरेबल था, आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं कि ख्वाब से हकीकत तक का सफर और वो खबरनामा जो हम नॉर्मली सुनकर आपको मुल्क के हालात के लिए फिक्र होती है, लेकिन आज हम आपके लिए एक स्पेशल सेगमेंट लाए हैं
जिसमें पाकिस्तान की अहम खबरें कुछ बहुत ही खास लोगों ने पढ़ी हैं। ये 2 बच्चियां हैं जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स और ऑर्गेनाइजेशंस की सपोर्ट की वजह से स्कूल जा रही हैं और आज इस काबिल हुई हैं कि वो खबरनामा ना सिर्फ पढ़ सकती हैं बल्कि आपको पाकिस्तान में तालीम की सूरत हाल के बारे में भी आगाह करेंगी। तो देखते हैं क्या बता रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की न्यूज़ सेगमेंट में हम आपको खुशामदीद करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट बढ़कर 62.3% हो गया है। पाकिस्तान लायंस फॉर गर्ल एजुकेशन भी इस मिशन पर है कि हम दोनों जैसी और बहुत सी लड़कियां स्कूल जा सकें। क्या आप जानते हैं स्कूल्स में ख़वातीन के इंदराज को यकीनी बनाने के लिए KASF फाउंडेशन के 40% फंड्स गर्ल्स स्कूल्स को दिए जाते हैं ताकि इसे ज़्यादा मौका मिले हम जैसी लड़कियों को आगे बढ़ने का। पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड की मेहनत और लगन के साथ किला अब्दुल्ला यूसी ज़हराबंद और बलूचिस्तान में भी नए स्कूल तामीर किए गए हैं जहां तकरीबन अब 50 लड़कियां स्कूल पढ़ने जाती हैं। लड़कियों का तालीम याफ्ता होना सिर्फ उनके मुस्तकबिल के लिए नहीं कई चीज़ों के लिए मुफीद है। मुल्क की खुशहाली, ग़िज़ाइयत और देखभाल से वाकिफ़ होती हैं, अपना हकूक़ बेहतर जानती हैं और मार्केट में हिस्सा लेने और आमदनी कमाने में आगे रहती हैं। इसके अलावा एक हालिया स्टडी से भी इसी बात का अंदाज़ा लगाया गया है कि लड़कियों का गैर तालीमी याफ्ता होना ममालिक को 12 साल का नुकसान देता है। और इसके साथ साथ इंग्लिश बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स के साथ से भी एक स्कूल बनाया जा रहा है। हम आज ये खबर पढ़ सकते हैं क्योंकि 3 साल पहले हमारे लिए किसी ने अहद किया हमें तालीम याफ्ता बनाने के लिए। याद रखें, लड़कियां पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी। खबरों की दुनिया से आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज। Welcome back. I hope you enjoyed the segment with these little news anchors, future news anchors, I must say. अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। अब एक बार फिर एक ताज़ा तरीन अपडेट आ रही है हमारे पास, वो पंजाब से। आपको मालूम है पंजाब में इस वक्त सियासी तौर पर एक आईनी बहरान फिर सर उठा रहा है और वो है उस डी नोटिफिकेशन के ऑर्डर के बाद जो कि रात को जारी किया गया गवर्नर पंजाब की जानिब से, जिसमें CM पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया गया। ताज़ा तरीन इत्तलात ये आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर जो चीफ मिनिस्टर हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया है इस मामले के ऊपर। ये आपको हम स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं उस पटिशन का, पटिशनर की जानिब से जो कि दायर की गई है सारे मामले पे, और यही फैसला करेगी आने वाले वक्त में कि अदालत कैसे तशरीह करती है आइन की और ये मामला किस जानिब जाता है। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद हारून मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं और पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या आगाह करेंगे। हारून, क्या बाकायदा तौर पर चौधरी परवेज इलाही साहब ने दरखास्त दायर कर दी है? क्या ताज़ा तरीन अपडेट है आपके पास? हारून जो बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से जो है वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने का जो इकदाम, जी बिल्कुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से वज़ीर आला को डिनोटिफाई करने का इकदाम जो है लाहौर हाई कोर्ट में आज चैलेंज किया जा रहा है और इस हवाले से जो है मुस्लिम लीग काफ ने एक दरख्वास्त भी दायर करने का बिल्कुल ऐलान कर दिया और अब से कुछ देर के बाद ये दरख्वास्त दायर भी हो जाएगी। दरख्वास्त में ये मौका इख्तियार किया गया है कि गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को जो है गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर डिनोटिफाई किया है। ये इजलास बुलाने के लिए स्पीकर को कहा गया था, इसमें वज़ीर आला का कोई किरदार नहीं है। वज़ीर आला ने इस हवाले से कोई भी डायरेक्शन नहीं दी है, जबकि जो गवर्नर पंजाब है उन्होंने डिनोटिफाई वज़ीर आला पंजाब को कर दिया और इस तरह ये जो इकदाम है गवर्नर पंजाब का ये बिल्कुल आइन की खिलाफ वर्जी है। तो इस हवाले से अदालत से दरख्वास्त भी की जा रही है, इस्तदा की जाएगी कि गवर्नर पंजाब का जो ये डिनोटिफाई करने का इकदाम है वज़ीर आला पंजाब को ये कलअदम करार दिया जाए और वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को दोबारा उनके ओहदे पर बहाल किया जाए। वज़ीर आला पंजाब के जो लीगल एडवाइजर है अहमद सईद रां, ये अब से कुछ देर के बाद लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे, जिसके बाद और इनकी कोशिश होगी कि दरखास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए और जिसके बाद अगर इस पर समाअत अगर मुकर्रर हो जाती है तो समाअत होगी और फिर जो अदालत इसकी तशरीह करेगी, जो फैसला सुनाएगी, वो फिर सबको जो है मनोन कबूल भी करना होगा। जी ठीक है हारून, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद हारून नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर अदालत से रुजू करने का चौधरी परवेज इलाही साहब ने फैसला किया है, जिसमें रात को नोटिफिकेशन जो इशू किया गया था गवर्नर की जानिब से उसको चैलेंज करने का फैसला किया गया है कोर्ट के अंदर। इस हवाले से आने वाले बुलेटिन में मजीद भी आपको आगाह प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं हमारे सेगमेंट माइंड मेटर्स, जिसमें वो फैरा फैज और वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं कि लोग खुद को सेल्फ ऑब्जेक्टिफाई क्यों करते हैं। इसी वाले से डिस्कशन हो रही है। सो ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच अमलाइन इमरान। नाज़रीन, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी आदतों और चीज़ों को लेकर बहुत पर्टिकुलर होते हैं और उनके यही रवैये बाद में ऑब्सेशन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है उसको इफेक्ट करते हैं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर इंसान जो है वो अपने आप को इतना सेल्फ ऑब्जेक्टिफाई क्यों कर लेता है और
क्या इतना ज्यादा खुद को ऑब्जेक्टिफाई करना ये डिसऑर्डर है या नहीं है? वकार साहब देखिए, उसमें ये है कि जो बुनियादी तौर पे अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लें, और इसका मतलब ये है कि हम अपना जो फिजिकल जो ऑब्जेक्ट है, यानी हम अपने आप को जो फिजिकल अपीयरेंस है उसको हम ज्यादा अहमियत दे रहे हैं बनिस्बतन ह्यूमन बीइंग से। यानी ह्यूमन जो है वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें तो बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन तमाम चीज़ों को कम अहमियत दे के, बाकी चीज़ों को कम अहमियत दे के हमें ज़्यादा अहमियत ये होती है कि हम लग कैसे रहें। इसके वाले से हमने ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा शीशा भी देखना है, हमने बहुत ज़्यादा सेल्फियाँ भी लेनी है, और बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहमियत इख्तियार कर जाती है हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है, वो इतनी ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है कि वो लोग उसके बारे में क्या कहते हैं ये हमारे लिए बहुत अहम होता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे भी हमारे लिए बहुत अहम होता है, और जो फीडबैक मुसलसल सोसाइटी से आ रहा होता है तो वो डेफिनेटली बहुत अहम हो जाता है। और ये फिर ज्यादा प्रॉब्लम जो है, इसको आप एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस कह लें, और ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है ये आपको ह्यूमन बीइंग से ज्यादा फिजिकल ऑब्जेक्ट के तौर पे जिस तरह आप परसीव करते हैं उस साइड पे आपके ज़हन के तमाम रिसोर्सेज लगा देता है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छी चीज़ इसलिए नहीं है कि जब मैं एक ह्यूमन को डिफाइन करूं या इंसान को डिफाइन करूं तो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन उसमें बहुत सारी सलाहियतें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको मुमताज़ करती हैं बाकी स्पीशीज़ से। तो वो सिर्फ अपीयरेंस तो नहीं है। तो अब प्रॉब्लम ये होता है कि सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, माशरे के अंदर कुछ इक़दार के कुछ ऐसे मसाइल होते हैं कि वो ज़्यादा जो है अहमियत उसको देना शुरू कर देता है। और स्पेशली इसको ज़्यादा सफ़र कौन करता है? इसको ख़वातीन ज़्यादा सफ़र करती हैं, क्योंकि ख़वातीन जो हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है, और वो ऑफकोर्स वो फीडबैक भी उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है, सो दैट कि उनके लिए फिर फिज़िकल जो ऑब्जेक्ट के तौर पे अपने आप को प्रेजेंट करना, उसमें तमाम फैशन आ जाता है, उसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस करना है या बहुत ज़्यादा अहमियत इसको देना है, उसका फिर अल्टीमेटली नुकसान क्या होता है? आप बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो डेवलप कर लेते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर जो है ये इसकी बहुत ही नुमायाँ एक चीज़ है कि आप एक खाने पीने के हवाले से कुछ डिसऑर्डर जो हैं वो डेवलप कर लेते हैं, डिप्रेशन डेवलप कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ऑब्सेस्ड होते हैं जब, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सफ़र हो जाती है। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि आपको मालूम है कि वो बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ चले जाते हैं, और आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल चुका है, और कितना नुकसानदेह समटाइम ये साबित होता है। लेकिन अब इमेजिन करें कि वो नुकसान का आइडिया होने के बावजूद ये जो सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन का कद है ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो हम कंसिडर नहीं करते कि वो नुकसान जो भी है वो अपनी जगह पे है। एक और चीज़ जो है एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। फिर बॉडी शेम एक बहुत अहम मसला है। अहम मसला इस हवाले से है कि कोई भी इंसान अगर वो बॉडी शेम से मुतल्लिका है तो वो अपनी तमाम सलाहियतें कभी भी बरूए कार नहीं ला सकता। ये बिल्कुल ऐसी है ना कि अगर मैं किसी को कहूँ कि 100 मीटर की दौड़ है और बॉडी शेम के साथ, तो बाकी अगर किसी मतलब अगर 10 अफराद हैं उसमें से 2 जो हैं वो बॉडी शेम के शिकार हैं और 8 जो हैं वो नहीं हैं, तो आपको बहुत आसानी से पता चलेगा कि इन 2 का क्या असर होना है उस 100 मीटर की रेस में। अच्छा वकार साहब, हमने बॉडी शेमिंग की बात की, हमने कॉस्मेटिक सर्जरीज की बात की, तो क्या ये कहना गलत है कि ये तमाम तर चीजें जो हैं वो सोशल प्रेशर की वजह से होती हैं? होती सारी सोशल प्रेशर की वजह से ना। अब जितनी सोसाइटी जैसी इल्मी तौर पे जरा उसका कद इतना अच्छा नहीं होगा उतना वहाँ पे इस तरह के मसाइल होंगे। और बिल्कुल इसी तरह जो सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन है, या इसको एक और भी आप कह लें, वो थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसलिए उसको भी डिफाइन करते हैं। सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन जो है, अब अमेरिकन साइकोलॉजिकल जो एसोसिएशन है वो बड़े उसके क्लियर हैं इस मामले में कि क्या चीज़ है जिसको आप सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं। वो डिफाइन ये करते हैं कि कोई भी जिस्म का उज़्व वो इस हद तक नुमाया हो जाए कि उसकी शख्सियत पस मंज़र में चली जाए किसी भी फर्द की, यानी उसकी शख्सियत अगर पस मंज़र में किसी उज़्व की वजह से चली जाए तो बहुत सीधा सा है कि ये सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन है। अगर कोई टेनिस स्टार है और टेनिस स्टार जो है वो उसकी कोई इस एंगल से तस्वीर खींची गई है जिससे उसके किसी भी जिस्म का उज़्व जो है वो इस हद तक नुमाया हो गया कि बहैसियत टेनिस स्टार जो उसकी शख्सियत है वो पीछे चली गई है, और जो व्यूअर है उसके लिए वो जो प्रपोर्शन है जिस्म के किसी उज़्व के इस तौर पे दिखाना कि वो पूरी तस्वीर पे छा जाए, तो इसको सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन कहते हैं। ये बहुत ही सादी सी डेफिनेशन है, और आपको इस डेफिनेशन की रूह से कोई भी तस्वीर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन के ज़ुमरे में आती है या नहीं आती। क्यों? क्योंकि देखिए कितनी बड़ी ज्यादती है
कि आपको इस तरह की तस्वीर खींची जैसे किसी इंसान की शख्सियत जो है वो पस मंजर में चली है। और ये मैटर नहीं करता कि इंसान कौन है, आपकी तवज्जो कहीं और चली जाती है। आप देख रहे हो सकता है बहुत अच्छा टेनिस स्टार हो, जो खातून हो या मर्द हो, कोई भी सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन किसी भी हो सकती है। सो अगर एक खातून है और वो बहुत अच्छी टेनिस स्टार है तो उसकी एक तस्वीर अगर शाया हुई है और पूरी दुनिया जो है वो जो देख रही है वो तस्वीर, इसमें जो वो खिलाड़ी के तौर पे जो उसकी बुनियादी मेहनत है, जो उसकी बुनियादी चीज़ है, जो उसका बुनियादी है मामला, वो पीछे चला गया। अगर वो पीछे चला गया तो फिर मेरा ख्याल है कि वो जो फोटोग्राफर है या जिसने वो बनाई है वो उसने बहुत बड़ी ज्यादती की है, उसकी उस सारी मेहनत को रायगां किया है, क्योंकि पर्सनैलिटी ओवरशैडो हो गई। ओवरशैडो हो गई। लेकिन अब आप अंदाजा लगाएं कि एक इंसान जो है वो क्या बन सकता है, तो वो फिर स्काई इज द लिमिट। वो मैथमेटिशियन बन सकता है, वो केमिस्ट बन सकता है, वो बायोलॉजिस्ट बन सकता है, वो स्पेस पे जा सकता है, वो लिटरेचर में बहुत परफॉर्म कर सकता है, वो शायरी में बहुत। ये वो तमाम जेतें हैं जो कि किसी शख्सियत का जब कोई एक जेत भी हिस्सा होगी तो वो शख्सियत कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। उसके अंदर जो पूरे एतमाद एक पन आता है, या आप यूँ समझिए कि उसकी जो सेल्फ स्टीम बहुत बेहतर हो जाती है। अगर एक बंदा जो है वो बहुत अच्छा है, किसी बहुत अच्छा दुनिया की यूनिवर्सिटी में है, बहुत अच्छी उसने रिसर्च की है, उसने धूम मचा दी है, तो आप देखेंगे कि वो जो सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन है इसके हवाले से वो उसकी अहमियत, यानी उसकी अपनी नज़र में अहमियत कम होती चली जाएगी। आप देखा होगा कि बहुत जो बड़े लोग होते हैं वो लिबास के हवाले से इतने ही कैजुअल होते हैं। वो जब कैजुअल होते हैं तो मजे की बात यह है कि वो जितना उनका कैजुअल पन है वो किसी टाइम पे फैशन का ऐसा बन जाता है, ट्रेडमार्क बन जाता है। हाँ, फैशन का इसलिए ऐसा बन जाता है क्योंकि उनकी वो जो ट्रेड है, वो केमिस्ट की है या बायोलॉजिस्ट की है, वो शायर की है या अदीब की है या नावल निगार की है, वो इतनी बड़ी है कि लोग उसको इतना फॉलो करते हैं कि वो अगर अपनी किसी गफलत की वजह से या अपनी किसी सुस्ती की वजह से कोई बहुत अच्छे कपड़े नहीं भी पहने हुए तो हो सकता है कि लोग सिर्फ इस बात को फॉलो करना शुरू कर दें। तो इसका मतलब है कि ज्यादा अहम क्या है, ज्यादा अहम कंटेंट है, ज्यादा अहम जो है वो ये बात है कि आपने अपनी शख्सियत में जो निखार पैदा करना है, उससे आपकी सेल्फ स्टीम बहुत बेहतर, बजाय इसके कि आप सोसाइटी के फीडबैक पे चलते रहें कि सोसाइटी क्या कह रही है, कि मेरी नाक कैसी लग रही है, मेरी आंखें कैसी लग रही हैं, मेरा माथा कैसा लग रहा है। सोसाइटी के अगर फीडबैक पे आप अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे तो वो तो फिर बहुत ही हैली हो जाएगा। उससे बहुत बेहतर है कि आप अपने तौर पे जो जिसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं या इल्म की दुनिया कहते हैं, उसके अंदर जब आप एक्सेल करते हैं, हर चीज छोटी होना शुरू हो जाती है आपके सराउंडिंग में, और किसी भी जगह पे आपके हर दरवाजे खुलते चले जाते हैं, आप आगे एक्सेल करते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ एक अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल आप समझिए कि हजारों कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक है ना, लेकिन अगर एक को इतनी अहमियत दे कि उसको मैं अपना सर पे चढ़ा दूंगा सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन, वो बहुत सारे डिसऑर्डर्स पैदा हो जाएंगे, मेरी सारी जिंदगी जो है वो मुतासर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा वकार साहब, जो हमारे सुनने वाले हैं, अगर उनको लगता है कि उनके अंदर ये रवैया पाया जाता है तो कब उनके लिए एक अलार्म बजना चाहिए कि अब हम डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं? इसमें ये होता है कि अब मिसाल के तौर पे सेल्फी लेना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, बट टेकिंग टू मेनी सेल्फीज, इतनी कि हर वक्त आप ऑब्सेस्ड हो जाए, हर वक्त सेल्फी, और आप उस पर लगे हुए हैं, वो जो उसको खूबसूरत बनाने के लिए क्या होता है फिल्टर्स वगैरह या इस तरह की चीजें, और हर टाइम, मतलब वैसे तो कोई इसमें मजाका नहीं है सेल्फी लेने में क्या, लेकिन बहुत ज्यादा शीशा आप देखते हैं और आपको सुकून ही नहीं है, आपको मिलता, मतलब बार बार देखने लगे शीशे पे आपको यकीन ही नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा, यानी इतना ज्यादा ऑब्सेशन आपको आइडिया हो जाता है कि अब आप ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। तो वो चाहे वो बहुत ज्यादा सेल्फीज हैं, चाहे वो आप शीशे को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, चाहे वो आप लोगों की बातों को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। दो तरह की बातें होती हैं, एक डायरेक्ट आप तक पहुंचती है, डायरेक्ट फीडबैक, ठीक है, क्योंकि हमारा एक बदतमीज़ाना किस्म की इस तरह की रविश पाई जाती है जिसमें आपको डायरेक्ट फीडबैक पहुंचा दी जाती है, तो डायरेक्ट फीडबैक भी आपको उसको बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे होते हैं। और फिर वो जो दो अफराद आपस में बात करते हैं आपके बारे में, वो किसी तीसरे फर्द के थ्रू आप तक पहुंचती है, वो भी एक बहुत ज्यादा आप अहमियत देते हैं। इन तमाम चीजों को जितनी आप अहमियत देते चले जाएंगे तो ये वो तमाम बुनियादी अलामात हैं जो बताती हैं कि आप सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन के शिकार हैं। इससे निकलना जरूरी है, वरना आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत या आइडियल कभी भी नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच वकार साहब। नाज़रीन, यहाँ पर आखिर में मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी, और वो ये है कि अगर मैं किसी पार्क से गुजरती हूँ और बेंच पर मुझे खातून नजर आती हैं तो सबसे पहले मेरा ध्यान उनकी अपीयरेंस पर जाएगा, उनके कपड़ों पर जाएगा, लेकिन जो ही मैं उनके हाथ में किताब देखती हूँ जिसका नाम है द प्लेयर्स ऑफ फिलॉसफी, तो यकीन जाने कि मेरी तमाम तो जो परसेप्शन है वो गलत हो जाएगी, और मुझे लगेगा उस टाइम, और मैं ये बिलीव करने लगूंगी कि इनका कद जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है, क्योंकि इनका ध्यान जो है वो अपनी अपीयरेंस से ज्यादा, अपनी पर्सनालिटी से ज्यादा लिटरेचर पर है।
तो यही चीज इंपॉर्टेंट है, कंटेंट जो है, इल्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज कंपेयर टू आपकी अपीयरेंस पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए और देखते रहिए माइंड। वेलकम बैक क्रिस्पेसो। जैसा कि आपको मालूम है, हमारी कोशिश होती है मुख्तलिफ अहम और ऐसे मौज़ूआत जिस पे अमूमी तौर पे बात नहीं होती, हम उन पे बात करें। यूं तो जो मुल्क के जितने मेट्रोपॉलिटन शहर हैं, इसमें जो सॉलिड वेस्ट है इसको कारामद बनाने की कोशिशें कई बरसों से जारी हैं और दुनिया तो बहुत फ़ायदा उठा रही है, लेकिन अभी तक खातिर खा इस हवाले से काम पाकिस्तान में देखने में नहीं आया। अब पंजाब हुकूमत ने बहरहाल एक इनिशिएटिव ज़रूर लिया है कि जो लाहौर का कचरा है, जो कि बहुत बड़ी मिकदार में है, इसको न सिर्फ ठिकाने लगाया जाए बल्कि इसका एक बेहतरीन इस्तेमाल भी किया जाए। लाहौर में इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 40 मिलियन टन कचरा है, कूड़ा करकट जो मौजूद है, और दूसरी जानिब रोज़ाना 5000 टन सॉलिड वेस्ट जमा भी किया जा रहा है। हुकूमत के इनिशिएटिव से कचरे से जो बिजली पैदा करने का मंसूबा है, इसकी मंजूरी दे दी गई है। परवेज इलाही साहब ने यह किया है और इस हवाले से जो नॉर्वेजियन एक कंपनी है उसको एंगेज किया गया है। ये कंपनी रोजाना 12,500 टन कचरे से 55 मेगावाट बिजली पैदा करने की इसने पेशकश की है और इब्तदाई तौर पर तकरीबन $25 करोड़ की सरमायाकारी भी रिपोर्टली करने जा रही है। हमने जरूरी समझा कि हम इस पर बात करें। इसी हवाले से हमारे साथ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अली अदनान कमर साहब मौजूद हैं, तो हमने कहा कि हम जरा इन डिटेल उससे बात करें। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। ऑब्वियसली लाहौर शहर के हवाले से हम बात करते हैं। जिस तरह अभी हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स भी शेयर किए, बहुत बड़ी अमाउंट में कचरा है जो डिस्पोज होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉपरली इसका कोई ठिकाने इसको नहीं लगाया जाता। सबसे पहले तो हम जरूर जानना चाहेंगे कि LWMC बेसिकली किस तरह से वर्क करता है शहर भर में, किस तरह से आप लोगों का मैकेनिज्म है कि जो शहर में कचरा मौजूद है इसको प्रॉपरली डिस्पोज किया जाए। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें मौका दिया बात करने का। LWMC के पास कमोबेश 10 से 12 हज़ार का एक वर्कर्स की एक फ्लीट है। ये दिन में हम 3 टाइम, सुबह, दोपहर और शाम में हम 3 शिफ्टों में काम करते हैं और तकरीबन 4 से 5 हज़ार टन डेली हम वेस्ट इकट्ठा करते हैं। और इसमें हर किस्म का वेस्ट है, इसमें किचन वेस्ट भी है, इसमें कंपनीज का भी है, इसमें मार्केट्स का भी है, इसमें मलबा भी होता है। सारा उठा के हमारे पास एक डंपिंग साइट्स हैं। पहले महमूद बूटी थी, तो आपने सुना अगर नाम, वो बंद कर दी गई, वो फिल हो गई है। और अब 200 एकड़ पे मुहित है लखो डेर। अच्छा। और अनफॉर्चुनेटली वो भी 2-3 साल के अंदर फिल होने जा रही है, खत्म हो जाएगी। तो आप 2-3 साल के बाद एक और जगह ढूंढ रहे होंगे। तो जैसे आपने सही फरमाया कि जो कचरा है उसको सिर्फ बाहर फेंक देना या ये सोच लेना कोई उठा के ले गया तो वो ख़त्म हो गया, मामला ख़त्म नहीं होता। वो जहाँ पे जमा अपने इस वक्त का मिलियंस ऑफ टन्स पड़ा हुआ है, वो 2 काम कर रहा है। वो आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है थ्रू एमिशन ऑफ मीथेन गैस, वो जो कि एनवायरमेंटल बहुत बड़ा हैजर्ड है। और सेकेंडली जो उसमें से लिक्विड निकलता है टॉक्सिक लेचेट जो है, वो अंडरग्राउंड वाटर को भी ख़राब कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है। और ये गलती है हमारी, हम ये सोचें कि लखों डेर में अगर पानी ख़राब हो रहा है तो यहाँ पर ख़राब नहीं होगा। इट रन अंडरग्राउंड ऑब्वियसली, वो सारा चलता है। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपकी कंपनी? मेरा जी मेन चैलेंज जो इस वक्त है, जो मैं फेस कर रहा हूँ, वो है कि हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस वेस्ट जो कि जमा हो चुका सॉलिड वेस्ट है, इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर। उसको देखें, मैं उसको 3 तरीकों से खा सकता हूँ, इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक तो मैं रिड्यूस करूँ कि मैं कचरा पैदा ही कम करूँ, ठीक हो गया, जिसमें हम पब्लिक को शामिल करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है। दूसरा, ये जो हमने गैदर कर ली है उसमें से कुछ कंपोस्ट बना लें जो बायोडिग्रेडेबल होता है, एलिमेंट किचन वेस्ट, उसको अलग करके बना लें। और थर्ड, जो बाकी पाई जाता है जिसमें प्लास्टिक्स हैं, पेपर है, गत्ता है, वो चीज़ें, उसको बर्न करके उससे एनर्जी हासिल कर ली जाए। जहाँ पे ये वेस्ट टू एनर्जी कंपनीज आती हैं, ये इंटरनेशनल एक प्रैक्टिस है, बेस्ट प्रैक्टिस है। यूरोपियन कंट्रीज, चाइनीज़ कंट्री, ये चाइना में ये काम किया जा रहा है। उससे होता ये है कि आपका जो कचरा जो अदरवाइज एक हैजर्ड है, जैसे मैंने बताया लाहौर में मीथेन गैस है, लेचेट है, वो एक एनवायरमेंटल हैजर्ड है, उससे जान छूट जाती है, कचरे से एनर्जी भी मिल जाती है और जो थोड़ा बहुत सॉलिड बचता है उसको डंप। और ये क्लाइमेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आता? नहीं, जिससे ग्रीन वो एनर्जी है, ग्रीन टेक्नोलॉजी है और इससे जो है पोल्यूशन नहीं होती। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब अब हम थोड़ी अवेयरनेस की बात करते हैं। जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे ऑफर कुछ कि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है कि हमने कचरे को फेंकना है तो किस तरह से प्रॉपर्ली इसको डिस्पोज करना है। इंटरनेशनली हमने अक्सर प्रैक्टिस देखी है कि डस्टबिन अगर पड़ी भी हुई हैं तो उस पर मेंशन किया होता है कि प्लास्टिक आपने इसमें डालना है, रैपर्स आपने इसमें डाले। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे तो है नहीं, हम तो रोड के और डस्टबिन के आसपास ही ढेर जो पड़ा होता है उसमें भी नहीं फेंकते। सो अब इस प्रैक्टिस को करने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए आप लोगों के क्या इनिशिएटिव? मैडम, अगर आप दिखा सके, मैंने अब 3 कलर्स के हम बिन्स आ रहे हैं। देखिए, हम लोग जो है एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च कर चुके हैं लाहौर में, जगह जगह पे, ना सिर्फ स्टूडियो में, हर जगह मेन मार्केट के अंदर आपको इन 3 कलर्स की बिन नजर आना शुरू हो गई हैं, ये मैंने लगवा दी हुई है। ठीक है।
रिक्वेस्ट मेरी लोगों से ये है कि देखें दुनिया भर में प्रैक्टिस ये होती है कि किचन वेस्ट को अलग कर लेते हैं, प्लास्टिक्स को, पेपर्स को अलग करके येलो में डाल देते हैं, ठीक है। जो हैजर्डस वेस्ट होता है उसको रेड करके बिन में डालते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हमने भी वो लाहौर में लॉन्च किए। सिर्फ गुजारिश इतनी है कि लाहौर के लोग ये रियलाइज करें। yet we have these 3 colors on screen. जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इसको थोड़ा सा? देखिए, ये जो ब्लू या ग्रीन कलर होता है इसमें लोग अपना किचन वेस्ट डालते हैं, ये सब्जी, छिलके, ये चीजें होती है। ठीक है। जो येलो है इसमें प्लास्टिक्स आ जाता है, पेपर आ जाता है, बाकी चीजें आ जाती हैं, गत्ता वगैरह आ जाता है। जो रेड है इसमें हम शीशा, बैटरी सेल्स, जो टॉक्सिक वेस्ट है, मेडिकल रिफ्यूज वगैरह, वो इसमें डाल देते हैं ताकि अलग अलग रहें। और इसको भी मेनली मैनेज करना आसान है। ग्रीन से जाके मैं मैन्योर बना सकता हूँ, कंपोस्ट बना सकते हैं। येलो को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, प्लास्टिक को यूज कर सकते हैं, कागज को यूज कर सकते हैं, और जो रेड है उसको हम सेफली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो अभी अगर अली अनान कमर साहब मैं पूछूं आपसे कि कितने % ये रूल फॉलो हो रहा है, तो आप इसमें कोई हमें बता पाएंगे कि कितने फीसद लोग हैं, या आउट ऑफ 100 कितने % आपके पास जो कूड़ा जमा हो रहा है वो आपको अप टू दिस स्टैंडर्ड मिलता है कि आप उसको तकसीम कर सकते हैं? वेरी लिटिल जी, बहुत कम, बहुत कम। ये मैं हमारा जो आज आपके पास आने का मकसद ये है कि आपके मीडियम के थ्रू हम ये अवेयरनेस फैलाएं कि लोगों को दे मस्ट रियलाइज दिस कि ये जो कचरा अगर वो सिर्फ ये उठा सोचते हैं कि मैंने अपना घर साफ करके गली में फेंक दिया, तो गली आपके शहर ही की है, आपका शहर ही गंदा हो रहा है। और जो लाहौर को कभी लोग नहीं कहा करते थे, वो कहते हैं जी लाहौर में कचरा नजर आना शुरू हो गया ना, तो वो हमारी लोगों की वजह से ही है। लेकिन 1.5 करोड़ की आबादी है, 4-5 हज़ार टन डेली पैदा हो रहा है, हम उठा रहे हैं, लेकिन वी नीड द कोऑपरेशन ऑफ द सोसाइटी। दे शुड रियलाइज कि जी हमारी प्रैक्टिसेस ये हैं, बिन पड़ी उसके अंदर डालें, खुला फेंकने के बजाय शॉपर में डाल के डालें। अच्छा, इसमें जो आपका सिस्टम है LWMC का, वो क्या है? आई मीन हाउ यू मेक श्योर कि ये जो इलाका है, क्योंकि अमूमी तौर पे छोटे ही जो सोसाइटीज़ हैं इनका गिला ये होता है कि जी पोश एरियाज तो साफ हो जाते हैं, गुलबर्ग मॉडल टाउन वगैरह तो साफ हो जाते हैं, DHA वगैरह, लेकिन दीगर जो छोटी सोसाइटी हैं वहाँ पे कचरा नहीं उठाया जाता। तो आपका मैकेनिज्म क्या है जिसके तहत यू या दीगर जो अथॉरिटीज़ हैं नीचे, वो दे मेक श्योर कि ये इलाका क्लियर है, हो चुका है, रोजाना की बुनियाद पर ये होता है? हमने लाहौर को जी 9 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। हर जोन का जोनल इंचार्ज है, जोनल अफसर हैं, नीचे सुपरवाइजर्स हैं, और नीचे वर्कर्स की टीम है। यूनियन काउंसिल लेवल तक हमारी टीमें काम करती हैं। ओके। तो जो जहाँ तक सोसाइटीज़ का ताल्लुक है, सोसाइटीज़ अगर किसी ने ऑन बोर्ड आना है, क्योंकि प्राइवेट सोसाइटी को हमारी सर्विसेज हायर करनी पड़ती हैं। ओके, ठीक है। अदरवाइज तो जब एक सोसाइटी अप्रूव होती है तो उसको उस पर लाजम है कि उसने वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस भी देनी है। अब वो करते क्या है कि लोगों को फ्रॉड करते हैं, वो सर्विसेज देते नहीं है, और वो फिर बाद में इल्जाम लगाते हैं कि हम। अच्छा, ये बहुत अहम नुकता है आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए। अब एक सोसाइटी का ये अग्रीमेंट होता है कि उसने वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सी सोसाइटीज नहीं देती हैं, और वो सोसाइटीज में गंद नजर आता है। जो सोसाइटीज ये कर रही हैं, क्या वो इस रूल को फॉलो कर रही हैं कि वो आपको वेस्ट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर दें, या वो भी फॉलो नहीं करे एज अ होल? चंद एक करती हैं, चंद एक कर रही हैं जिनसे वो उनसे हमारी मैनेजमेंट मुआहदा कर बैठी है। ठीक है। जो जिनका नहीं है वो बेसिकली वो अपने पैसे बचाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस देते नहीं है, लोगों को प्लॉट बेचे, घर बेचे और गायब। उसके बाद वो लोग जाने और हम जाने, वो फिर गिला हम पे आता है, ऑल्दो उनका इनिशियली हमसे कॉन्टेक्ट हुआ ही नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इन द एंड हमारे देखने वालों को ऑब्वियसली अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी इनिशिएटिव के लिए, और आप जरूर कुछ कहना चाहेंगे हमारे देखने वालों को कि किस तरह से आप जो वेस्ट है उसको आपने डिस्पोज करना है, और सेकेंडली लोगों के अंदर और स्पेसिफिकली ग्रास रूट लेवल के ऊपर बच्चों के अंदर से बड़ों तक किस तरह पता होना चाहिए कि आपने कूड़ा एक स्पेसिफिक जगह डस्टबिन के अंदर डिस्पोज करना है, ना कि रोड्स के ऊपर या चलती गाड़ी में से आप कूड़ा फेंके। बड़ा एक गलत सी प्रैक्टिस हम अपने ऑब्जर्व करते हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हमें 2 चीज़ों पे ना रियलाइज करना चाहिए। एक तो ये कि हम अपने फ्यूचर के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं, जो फ्यूचर जनरेशन बच्चे हैं, उसके लिए हमें अपने वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने की हैबिट को चेंज करना। वी हैव टू चेंज अवर हैबिट्स, और उसमें सेग्रीगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। एट घर के अंदर कम से कम आप 2 सेग्रीगेशन तो करें ना, किचन को अलग करें, ड्राई को अलग करें, और बैग में डालने की हैबिट डालें। हमारे यहाँ खवातीन करती ये है कि बास्केट या बाल्टी रख लेती हैं और उसी को जाके बाहर उठा दिया जाता है। कम से कम बैग में डालें, उसमें कलेक्शन आसान हो जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जो बच्चे हैं हमारे, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशन में जाके करिकुलम में चीज़ शामिल की जाए, बहुत ज़बरदस्त, ताकि बच्चों को एट मतलब बुनियादी तौर पर उनको तरबियत दी जाए कि आपने गंद नहीं करना, लिटरिंग नहीं करनी। बिल्कुल ठीक है। अली अनान कमर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये मौजूद ऐसा इंशाल्लाह दोबारा कभी ज़रूर इस पर बात मजीद भी करेंगे। रहे थे जी CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि आपको बता रहे थे कि सेग्रीगेशन करें, जो आपका किचन का वेस्ट है, जो दीगर घर का वेस्ट है, अलग अलग दें। इससे एक तो सफाई करने में आपको आसानी रहेगी, और इस कचरे को कारामद बनाने के लिए हुकूमत को मदद मिलेगी। अगर आप अपना शहर साफ नहीं करेंगे तो बाहर से आके कौन करेगा? इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस वक्त आपको कराची लिए चलते हैं, जहां पे सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध रेस्क्यू 1112 की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। में एम्बुलेंस पहुंच जाती है, इसको और मजीद बेहतर करेंगे इंशाल्लाह ताला, ताकि इस शहर के लोगों को, इस सूबे के लोगों को, हैदराबाद और सक्कर में भी शुरू किया, लाड़काना में शुरू किया है और बाकी सूबों पे भी जाएंगे। हाईवेज पे हमारा है ताकि इस सूबे के लोगों को हम एक बेहतर सर्विस दे सकें। अच्छा सर, एक तरफ आप ये सर्विसेज दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आपके साथी जो है वो शोला बयानी से आपको कब्जागीर कह रहे बटेरों का कब्जा है, शहरी इलाकों को हम उनसे निजात दिलाएंगे और बहुत सारी बातें की जाती हैं। तो ये किस तरह की सियासत हो रही है? एक तरफ खाक बैठे, दूसरी तरफ जो है इस पे मैं ये कहूँगा कि और पंजाब की सूरत मैं अमित आपको कहूँगा कि मैं अब वो कहना नहीं चाहता, इस पे आप अपना वक्त ज़ाया ना करें। मीडिया अपनी स्पेस का तो ज़्यादा बेहतर है। हम साथ मिलके काम करना चाहते हैं और हम साथ मिलके बैठ के काम कर रहे हैं। कोई किसी इंडिविजुअल को अगर कोई इस पे इतराज़ हो सकता है तो वो अपनी मर्जी से करता है, लेकिन हम आंगी से काम कर रहे हैं। हमारी अपनी पार्टी में भी दो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं चीज़ों पे। मुर्तज़ा वहाब या रसूल चांडिया साहब खड़े हैं, हो सकता है कि इनकी किसी बात पे मैं एग्री ना करूं या मेरी किसी बात पे एग्री ना करें, लेकिन एक कंबाइंड जो एक फैसला होता है वो होता है। तो इसी तरीके से कोई इंडिविजुअल की कोई अपनी व्यूज़ हो सकती है, लेकिन इत्तेहादियों के साथ हम बिल्कुल साथ चल रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि हम फेडरल गवर्नमेंट में इत्तेहादी हैं, सूबे में कोalition नहीं है हमारी, लेकिन उसके बावजूद जो हम अपोजिशन की पार्टीज़ हैं उनके साथ मिलके काम करना चाहते हैं ताकि सूबे की बेहतरी हो। दूसरा आपने क्या पंजाब वाली सूरत में क्या कहेंगे? वहाँ वज़ीर आला को गवर्नर साहब ने हटा दिया। देखिए, मैं वज़ीर आला साहब को एक सिर्फ सजेशन ही दे सकता हूँ। मेरा आईनी तौर पे जब गवर्नर ने कह दिया था, और इस पे पिछले कोर्ट की जजमेंट्स भी मौजूद हैं कि मंजूर वट्टू साहब के खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हुई थी। गवर्नर साहब को ये इख्तियार है आइन के आर्टिकल 130 सबसेक्शन 7 सब आर्टिकल 7 के तहत कि वो असेंबली बुला सकते हैं किसी वज़ीर आला को ये कहने के लिए कि अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। और ये जो एतराज़ है कि असेंबली सेशन में दोबारा नहीं बुलाई जा सकती, ये मज़ाक़ खेज़ है। मैं यही लफ्ज़ मुझे और समझ नहीं आती, मैं उर्दू कमज़ोर है। इट इज़ अ जोक, इसलिए कि ये तो बड़ा आसान है। अगर मुझे अपने खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कराना है तो मैं आज असेंबली इजलास बुलाऊं। मुझे सिर्फ 42 मेंबर चाहिए। असेंबली इजलास बुलवाऊं स्पीकर से और उसको मैं आज बुला के न साल बाद अजर्न कर दूं। साल जी सेशन चल रहा है तो ये वो एक मैं ख़त्म कर लूँ। बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है और आई एम श्योर अब ये कोर्ट में मामला पहुँच रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कोर्ट में मामला पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। अगर वजीर आला साहब समझते हैं कि उनको वहाँ शायद 186 की स्ट्रेंथ चाहिए, कि उनके पास 186 मेंबर मौजूद हैं, वो हाउस बुला के इस वक्त भी करेंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे तो गवर्नर सेटिस्फाइड। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त रेस्क्यू 1112 के हवाले से मीडिया को आगाह कर रहे थे। इस हवाले से आपको तफसीलात आने वाले बुलेटिन में बताते रहेंगे। फिर वक्त हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं दुनिया की पहली लड़की से जिन्होंने अल्लाह के 99 नामों पर 99 हमदे लिखकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया और भारत समेत कई मुल्कों से मेडल्स और अवार्ड अपने नाम कर चुकी हैं। उन्होंने 61 ममालिक से इंटरनेशनल पीस अवार्ड भी जीत रखा है और उनको इंडोनेशिया के एक वीडियो मुकाबले में अमन के मौजू पर बात करने वाली पहली पाकिस्तानी अमन की सफीर होने का एजाज भी हासिल है। और इसी हवाले से आज हम उनसे बात करेंगे। सैयदा अनीला तालिब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बिल्कुल, अनीला से हम पूछते हैं। दुख्तर पाकिस्तान है, इसी लक़ब से वो जानी जाती हैं। अनीला, इट्स सच अ ग्रेट ऑनर टू हैव यू। आपका काम देखते हुए भी हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और फ़ख्र ये भी है कि हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बहुत सारे लोगों से दुनिया में, पाकिस्तान में। सबसे पहले तो हमें अपने काम के बारे में आप खुद बताइए, अब तक आप क्या क्या अचीव कर चुकी हैं, क्या क्या है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, पोर्टफोलियो के ऊपर? जी, सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे भी आप दोनों को ज्वाइन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और मैं एक्सप्रेस न्यूज़ की और आपकी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए से लोगों को पता चलेगा कि पाकिस्तान में आज भी पॉजिटिविटी के लिए काम हो रहा है और लोगों में से अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया को दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया।
जी जी, तो मेरे काम के हवाले से ये है कि मैंने 10 किताबें जो हैं वो लिखी हैं, जिनमें से 4 किताबें मैंने बैनुल अक़वामी मुसन्निफ़ीन के साथ मिलके लिखी और 7 किताबें खुद मैंने ज़ाती तौर पे लिखी। 10 साल की उम्र से मैंने लिखने का आगाज़ किया और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। नाइजीरिया से मुझे जो है वो ग्लोबल पीस अवार्ड से नवाजा और मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीज में भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। और जब मैं वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही होती थी, मुझे ये नहीं होता था कि मैं एक अनीला तालब हूँ और मैं एक लड़की के तौर पे वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे ये होता था कि मैं अब सबकी आवाज़ बन के वहाँ पे जा रही हूँ। और जब उन लोगों ने मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान के टाइटल से नवाजा तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो अनिला, आपको ये बताइए कि पीस जिस मौजू के ऊपर आप लिखती हैं, अमन, इसके ऊपर लिखने की जरूरत क्यों पेश आई आपको, अमन के मौजू पे? जी, जैसे आप देखें कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरत तो अमन के मौजू पे काम करने की है। हम लोग अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें फील हो सकता है, हम लोग महसूस कर सकते हैं। और मैंने भी ये बहुत छोटी उम्र से फील किया कि यहाँ पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, पॉजिटिविटी को हाईलाइट नहीं किया जाता। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पॉजिटिविटी को हाईलाइट किया जाए। इसीलिए मैंने बिला नस्ल, बिला जीन्स और बिला मजहब की कैद के मैंने अमन के लिए लिखने का आगाज किया। जबरदस्त। अच्छा अनिला, आपने पीस के हवाले से तो लिखा, लेकिन अल्लाह ताला के 99 नामों पर आपने हम भी लिखी है, इस हवाले से भी बताएं। माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त काम है ये। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला के नामों पर हमदे लिखने का ख्याल, कहते हैं कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो अल्लाह ने आपको उनके लिए सिलेक्ट किया होता है। तो अल्लाह ताला के नामों पे ये हमदे लिखने का ख्याल, ये मैं जब भी सोचती हूँ तो मेरा दिल भी, मैं कहती हूँ कि सजदे में चला जाता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये एजाज बख्शा और अल्लाह ताला ने मुझे ये ऑनर दिया कि मैं उसकी ज़ात पे लिख सकूँ। ये मेरे लिए मेरे कौम की दुआओं का नतीजा है, मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। और मैं आपको बताऊं कि मेरा रूहानियत से बड़ा गहरा रिश्ता है। मैं मौलाना जलालुद्दीन से मेरी इंस्पिरेशन है और उन्हीं की बदौलत अल्लाह ताला ने मुझे ये एहसास बख्शा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ अल्लाह के कनेक्शन को मजबूत किया और फिर उसी की बदौलत मैं ये एहसास पाने में कामयाब रही। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये जो आपने अमन को अपना मौजू बनाया, अब तक आप मुख्तलिफ ममालिक में तो जा चुकी हैं, आपके ख्याल में किस हद तक आप दुनिया की तवज्जो, ख़ास तौर पे पाकिस्तान बहैसियत कौम, बहैसियत मुल्क, दुनिया की तवज्जो इस जानिब दिलाने में कामयाब हुई हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और अमन के लिए काम करने वाला मुल्क है, और इस बदअमनी से मुतासरा मुल्क है, रादर देन एक टेररिस्ट के तौर पे जो मुख्तलिफ लोग या हमारे दुश्मन लेबल करते हैं हमें? अनिला। बिल्कुल जी, मैं आपको बताऊं कि नाइजीरिया से या जब भी जो दूसरे ममालिक हैं जो पाकिस्तान में, जो कि पहले दिन से मेरी बातचीत होती थी और मुझे ये फील होता था कि वो लोग हमसे डरते हैं, क्योंकि वहाँ का मीडिया जिस तरह पाकिस्तान को दिखा रहा है वहाँ पे, तो उन लोगों को ये खासा मुश्किल लगता था हमारे पाकिस्तानियों के साथ काम करना। लेकिन जब उन्होंने मेरा काम देखा या जब उन्हें लगा कि वाकई कि इस तरीके से मैं काम कर रही हूँ अमन के लिए, पीस के लिए, तो उन लोगों ने काफी ज्यादा नहीं, आपकी एफर्ट्स हैं। अनिला, जाते जाते मैं चाहूंगा अगर 2 लाइंस कुछ भी जो आपने लिखा है, जो हम लिखी है, कुछ अगर आपके जहन में हो, आप हमें सुना पाएंगी? जी, बिल्कुल मैं सुनाऊंगी। मैंने अल्लाह ताला के एक बहुत खूबसूरत नाम है अल मुब्दियो, जिसका मतलब है बनाने वाला, उस पे कुछ लिखा है कि हाले दिल तेरे सिवा हम किसी को सुनाते नहीं, चाहे जितने भी हों बिखरे किसी को दिखाते नहीं, मेरे आंसू करते रहते हैं तखय्युलात में तेरा तवाफ, जब तक ना बनाए मोती आंसू हम बहाते नहीं, मुझे लगता है कि मेरे लफ्ज अर्श पर जाते हैं फरियादी बनकर अनीला, मेरे दर पर जाए मेरे कलम की नोक पर आते नहीं। खूबसूरत, सुभान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच अनीला, बहुत अच्छा कि आप हमारे साथ मौजूद रही हैं। आप बेशक पाकिस्तान का फख्र हैं। अनीला से हम आपकी मुलाकात करवा रहे थे, अभी मैं एक ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक
लाइव टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाते जाते हम आपको एक्सरसाइज लाजमी करवाएंगे और उसके लिए खुशी वीकेंड है ना, जरूरी है खुशी। थैंक यू अर्मिला, थैंक यू इमरान। आज मैं आपको कार्डियो करवाऊंगी। एज आपको पहले ही बताया था कि एक टबाड़ा 4 मिनट का होता है जिसमें आप 8 एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, 4 एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको टबाड़ा की 8 एक्सरसाइज बताऊंगी। इसमें हम बेसिकली कार्डियो की कुछ एक्सरसाइज करेंगे और सारी बॉडी वेट होंगी, ठीक है। एंड उसमें हम स्टार्ट करेंगे माउंटेन क्लाइंबर से। सेम palms on the floor and pull the knees towards your chest and breathe out. First exercise. This is one of my favorite exercises जिसमें आप upper body भी hit कर रहे हैं, core भी hit कर रहे हैं, legs भी hit कर रहे हैं. So it's full body cardio. ये आपका heart rate थोड़ा ऊपर लेके जाएगा. So second exercise is guys inchworms. You have to crawl forward into plank position, then come back and stand and breathe out. Into plank position, stomach should be tucked in and up. And then guys, squat jumps. Squat down, feet shoulder width apart, and as you descend your hips down, you jump back and stand, and then go into squat position. Then again guys, you're going to do push-ups on the ground. So after every 20 seconds the exercise will change. जो knees पे करना चाह रहे हो knees पे कर लें, जो beginners हैं, बाकी जो advanced या intermediate level पे हैं वो toes पे भी कर सकते हैं. Chest on the floor, and for intermediate and beginner level ये आप wall पे भी कर सकते हैं. So guys, next one is on the floor, core exercise, sit-ups. And then guys, go for one more plank exercise. In and out, plank jacks, stomach tucked in. And guys, then side plank dips. You'll target your core, obliques, hips, shoulder strength, and guys, then switch and then to the other side. So guys, each exercise is 20 seconds long. Tabata में 20 seconds on, 10 seconds off होता है. तो ये 8 exercises हैं. After every 20 seconds you change the exercise. So try this exercise at home, and इसके तकरीबन 3 to 4 rounds कर लें आप. And it will be a full body exercise as well. So take care. Allah Hafiz. चलें जी, थैंक यू वेरी मच खुशी, बहुत शुक्रिया वीकेंड के ऊपर हमें बताने के लिए. मुझे लगता है कि हम अगर रोजाना की बुनियाद पे मैनेज ना भी कर पाए ना, तो वीकेंड के ऊपर कम से कम थोड़ा 2-3 दिन वीक में हाँ कर लें, लाजमी है. कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी बहरहाल जरूर होनी चाहिए. इजाजत चाहें आपसे एक और खबर पहले जॉयलिन के हवाले से बात करेंगे. कांस फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म, जिसका आपको पता है कि जॉयलिन, और अब ये फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो गई है. बहुत खुशी की और अच्छी खबर ये. और इस फिल्म की जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है मलाला, कल उनकी एक वीडियो आई जिसमें पूरी कास्ट को मुबारकबाद दे रही थी इसको ऑस्कर में नॉमिनेट होने के लिए. सो ये मूवी के हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज भी आई, बैन भी हुई, लेकिन स्टिल अब ये बिलाखिर जो कह लें डिस्प्ले तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ ये अब ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो गई है. इंटरनेशनल कैटेगरी के अंदर हुई है. और इससे पहले भारतीय फिल्म लगान, आपको याद होगा, वो नॉमिनेट की गई थी. बहुत बड़े एजाज की बात है पाकिस्तान के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये अवार्ड इस फिल्म को मिल जाए. वैसे मलाला की जो कॉल जो वो कर रही थी, आपको सुनाते हैं जरा वो क्या कह रही थी, सुनिए. Hi, congratulations. I am so happy for you, for your whole team. Everyone who was, on the screen, behind the screen, like you guys have done it. बेस्ट ऑफ लक टू टीम जॉयलिन. प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ. मंडे को फिर मिलेंगे. कल परसों हमारा बेस्ट ऑफ चलेगा. मंडे तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.